ओके, हाय एवरीवन। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आपका एक एग्ज़ाम हुआ है पीपीएससी एनवायरनमेंट का 8 सितंबर को एग्ज़ाम हुआ है, 8 सितंबर 2024। और जेई का जो एग्ज़ाम हुआ है ये भी, ठीक है। तो अभी जेई का एग्ज़ाम हुआ है ठीक एक महीने के बाद जो है 6 सितंबर आई थिंक डेट आई हुई है एई वालों के लिए। तो पीपीएससी का एई का एग्ज़ाम होगा, वो आई थिंक 6 अक्टूबर को एग्ज़ाम होगा, शायद डेट 6 अक्टूबर की आई हुई है। तो जो आज की मेरी जो वीडियो है, जो मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ, तो ये जो इस एग्ज़ाम के अंदर जेई का जो एग्ज़ाम हुआ है, इस एग्ज़ाम के अंदर जो क्वेश्चंस हम आए हुए हैं उसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस हम बोल सकते हैं, एक तरीके से एक्सपेक्ट कर सकते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको एई के एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। क्यों ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि जो सिलेबस है वो बहुत ही प्रिसाइस है, ज़्यादा सिलेबस नहीं है। सिलेबस में क्या क्या आपका पार्ट 1 में एयर पोल्यूशन मेंशन है, पार्ट 2 है जो उसमें आपका जो है वो सॉलिड वेस्ट है और आपका वेस्ट वाटर है उसके अंदर, पार्ट 3 जो है आपका वो हाइड्रोलॉजी से रिलेटेड है, और पार्ट 4 में जो है वो एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी वाला पोर्शन है। तो लिमिटेड सा सिलेबस है आपके पास, जो क्वेश्चन पेपर में मेंशन है, सिलेबस में मेंशन आपका लिमिटेड जो है सिलेबस है। तो उसके बेसिस पे देखो, ये जो क्वेश्चन पेपर जो जेई का भी है और एई का, ऑल दो सिलेबस सेम है, बट जो वेरिएशन आएगी क्वेश्चंस में, जो लेवल होगा क्वेश्चंस का, दे मे बी डिफरेंट, क्योंकि जेई और एई का लेवल है। तो क्योंकि यहाँ पर अगर हम बात करें जेई के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, मैं आज जो आपको क्वेश्चंस बताने वाला हूँ इसमें से मैं सिर्फ एयर पोल्यूशन के क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूँ। मैंने जो आज की वीडियो बना रहा हूँ मैं वीडियो, जो ये एयर पोल्यूशन से रिलेटेड है। तो मैं आज जो क्वेश्चंस आपको बताऊंगा वो एयर पोल्यूशन से रिलेटेड होंगे, राइट। तो एयर पोल्यूशन से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस है वो मैं इसमें ट्राई करूँगा कवर करने की। और सेकेंड जो पार्ट है जो आपको समझना है यहाँ पे, वो ये है कि जो ये क्वेश्चंस आए हुए हैं इसको तो देखो आप अच्छे से करोगे ही, सारे आंसर्स को देखोगे, सबको क्वेश्चंस को मैच करोगे। इसके साथ साथ जो इससे मिलते जुलते क्वेश्चंस होंगे, दे कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम फॉर एई। अब एई के पेपर में कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे जो सिमिलर होंगे, सिमिलर क्वेश्चंस मिलेंगे। हो सकता है कि लूपिंग प्लूम ना पूछ करके कोई और कोनिंग प्लूम पूछ लिया या न्यूट्रल प्लूम पूछ लिया, तो इससे मिलते जुलते क्वेश्चंस ही मिलेंगे आपको एग्जाम के अंदर। तो जो 90 क्वेश्चंस जो है इसमें टेक्निकल क्वेश्चन थे, उसके एयर पोल्यूशन के जो कुछ क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ, तो मैं छोटी से बोल सकता हूँ कि आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस ना सिमिलर देखने को मिलेंगे। और जो क्वेश्चंस आपको सिमिलर देखने को मिलेंगे उस क्वेश्चन को आप टैकल कर सकते हैं अगर आप ये वीडियोस अच्छे से देख लोगे। इस वीडियो में जो मैंने डाटा यहाँ पे लिखा हुआ है, जो डाटा आपको यहाँ पे मिलेगा, जो वो डाटा है उसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, एक एक पॉइंट आपको समझ लीजिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है आपके लिए। सेकंड पॉइंट जो है वो आपको ये ध्यान में रखना है। सेकंड पॉइंट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि पीपीएससी के लिए ऑल्दो 25 डेज़, एई की बात हो रही है, 25 डेज़ का टाइम बच गया है। 25 डेज़ की ड्यूरेशन है सिर्फ आपके पास, और 25 दिन में लिमिटेड सिलेबस है, जैसे मैंने पहले बताया था। तो लिमिटेड सिलेबस है, 25 डेज़ में आप कंप्लीट कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक तैयारी शुरू नहीं की है तो करने के लिए फिर आपको गाइडेंस चाहिए होगी। तो जो हमारा प्लेटफॉर्म है इंजीनियर्स कैरियर पॉइंट, हमने ऑलरेडी मॉड्यूल तो स्टार्ट किया ही हुआ है। आप मॉड्यूल को ज्वाइन कर सकते हैं, आपको रिकॉर्डेड जो वीडियोज़ हैं वो सारी मिल जाएंगी। रिकॉर्डेड वीडियोज़ जो आपको मिलेंगी आप उसको देख सकते हैं, और साथ में जो क्लासेस पैरेलली चल रही हैं आप उनको ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो आप 25 दिन में सारा सिलेबस कवर कर सकते हैं इफ़ यू वांट। तो अगर आपने जो ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन करके जो है एक तरीके से ये जो आपके पास टाइम है, ड्यूरेशन, जितनी भी आपके पास ड्यूरेशन बची हुई है, इस गिवन ड्यूरेशन में अपनी जो स्टडी टाइम है, जो अभी आपका इसको एक तरीके से आप इफ़ेक्टिव टाइम भी बना सकते हैं। जो जितना भी टाइम है आपके पास उसको आप एक इफ़ेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं। बट उसके लिए आपको एक प्रॉपर गाइडेंस मिल जाए तो बोलते हैं कि यहाँ और भी अच्छे से आपको मेहनत मिलेगी, और जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे तो जो है फल तो आपको मिलना ही है उसका। तो नाउ देखो, ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए टाइम को, मैं क्वेश्चंस के ऊपर आता हूँ डायरेक्टली ना। क्वेश्चन नंबर 1 भी है जो एग्जाम में मेरे जो क्वेश्चन है एयर पोल्यूशन से, मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे। मैं क्वेश्चंस जो लेकर आया हूँ वो रिलेटेड टू एयर पोल्यूशन लेकर आया हूँ। तो जो एयर पोल्यूशन के क्वेश्चंस हों एग्जाम में आए हुए हैं तो मैं वही डिस्कस करूँगा आज, राइट। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। लूपिंग अकर्समेंट, लूपिंग कब देखने को मिलती है? लूपिंग कब देखने को मिलती है? तो लूपिंग की अगर हम बात करते हैं तो देखिएगा, लूपिंग की जब हम बात करते हैं तो लूपिंग का क्या मतलब होता है? लूपिंग का मतलब क्या है? ये एक टाइप का प्लूम की बात कर रहा है यहाँ पे, राइट। ये एक टाइप का प्लूम की बात कर रहा है। अब एक चीज़ समझिएगा, मैं इसके रिलेटेड थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट लेकर आ रहा हूँ। दिस कॉन्सेप्ट वी स्टडी इन द एनवायरनमेंट, एयर पोल्यूशन टॉपिक। तो यहाँ पर देखिएगा, ये जो हमारी अर्थ सरफेस है, ये हमारी अर्थ सरफेस है, और अर्थ सरफेस के ऊपर जब आप जा रहे हैं
अर्थ सरफेस के ऊपर जब आप जा रहे हैं तो हाइट क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, और जब हाइट बढ़ रही है तो ऊपर जाते जाते हाइट के बढ़ने के साथ एयर का जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज करता है, द टेम्परेचर ऑफ एयर डिक्रीजेस। तो जैसे जैसे हम हाइट, जैसे जैसे एल्टीट्यूड इंक्रीज होगा तो एयर का टेम्परेचर डिक्रीज करता है। ये जो टेम्परेचर का डिक्रीज हुआ विद इंक्रीज इन हाइट, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर विद इंक्रीज इन हाइट, द रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर विद चेंज इन हाइट, हाइट इंक्रीज हो रही है तो हाइट में चेंज पॉजिटिव आ रहा है, बट टेम्परेचर में चेंज नेगेटिव आ रहा है, टेम्परेचर में चेंज नेगेटिव आ रहा है। तो हाइट के बढ़ने के साथ टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। तो जिस रेट से टेम्परेचर डिक्रीज होता है हाइट के बढ़ने के साथ, उसको हम बोलते हैं लैप्से रेट। इसको हम क्या बोलते हैं, लैप्से रेट। तो एक टर्म यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं जिसको हमने क्या नाम दिया है, लैप्से रेट। लैप्से रेट क्या रहता है, द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर विद इंक्रीज इन हाइट, हाइट के बढ़ने के साथ टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज कर रहा है, किस रेट से डिक्रीज कर रहा है, दिस इज नोन एज द लैप्से रेट। अब यहाँ पर दो टर्म्स और इंक्लूडेड है, एक होता है आपका, अच्छा यहाँ पर एक टर्म है एनवायरमेंटल लैप्से रेट, एक होता है एडियाबेटिक लैप्से रेट। एनवायरमेंटल लैप्से रेट, एडियाबेटिक लैप्से रेट। अब ये क्या रहता है, एनवायरमेंट लैप्से रेट का मतलब रहता है रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर ऑफ एयर विद इंक्रीज इन हाइट, हाइट के बढ़ने के साथ एयर का टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है, हाइट के बढ़ने के साथ एयर का टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है। जिस भी रेट से एयर का टेम्परेचर डिक्रीज करेगा विद इंक्रीज इन हाइट, उसको बोलेंगे एनवायरमेंटल लैप्से रेट। द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर ऑफ एयर, द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर ऑफ एयर विद इंक्रीज इन हाइट, इसको हम क्या बोलेंगे, एनवायरमेंटल लैप्से रेट हम इसको बोलेंगे। सिमिलरली जो पोल्यूटेंट्स होते हैं वो पोल्यूटेंट्स का जब राइज करते हैं एयर के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर, उनका टेम्परेचर भी डिक्रीज करता है। पोल्यूटेंट्स का टेम्परेचर भी डिक्रीज करता है हाइट के बढ़ने के साथ। तो पोल्यूटेंट्स का जो टेम्परेचर डिक्रीज करता है हाइट के बढ़ने के साथ, इसको हम बोलते हैं एडियाबेटिक लैप्से रेट। तो रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर ऑफ पोल्यूटेंट, DTP, TP का मतलब है पोल्यूटेंट का टेम्परेचर, द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर ऑफ पोल्यूटेंट विद इंक्रीज इन हाइट, इसको हम क्या बोलते हैं, एडियाबेटिक लैप्से रेट बोलते हैं। अभी तक मैंने आपको तीन टर्म्स बताई हैं। पहली टर्म लैप्से रेट, वो क्या होता है, रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर विद इंक्रीज इन हाइट। सेकंड टर्म एनवायरमेंटल लैप्से रेट, रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर ऑफ एयर विद इंक्रीज इन हाइट। थर्ड एडियाबेटिक लैप्से रेट, रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर ऑफ पोल्यूटेंट विद इंक्रीज इन हाइट, इसको हम बोल देंगे एडियाबेटिक लैप्से रेट। मैंने आपको तीन टर्म्स अब यहाँ पे बताई है। अब यहाँ पर जब हम देखें कि एयर का टेम्परेचर क्यों डिक्रीज हो रहा है, पोल्यूटेंट का टेम्परेचर क्यों डिक्रीज होता है, क्या रीज़न होता है इसका, तो उसको अगर हम समझे थोड़ा सा, तो रीज़न आप ये बोलेंगे कि जब सनलाइट एंटर करती है, जब सनलाइट एंटर करती है, या यू कैन से कि जब अर्थ के ऊपर रेडिएशंस आती हैं सनलाइट की, तो अर्थ के ऊपर जैसे जैसे रेडिएशंस आएगी सनलाइट की, तो मोस्टली जो रेडिएशंस होती हैं वो अर्थ एब्जॉर्ब कर लेता है। मोस्टली रेडिएशंस को अर्थ क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। कुछ ही रेडिएशंस को वो क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है। और ये जो रिफ्लेक्टेड रेडिएशंस होती हैं, ध्यान दीजिएगा, ये जो रिफ्लेक्टेड रेडिएशंस होती हैं, ये जो रेडिएशंस रिफ्लेक्ट होके जा रही हैं, ये जो रेडिएशंस रिफ्लेक्ट होके जा रही हैं, ये जो रेडिएशंस रिफ्लेक्ट होके जा रही हैं, ये जो रिफ्लेक्टेड रेडिएशंस है, क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेस की कॉन्सेंट्रेशन अर्थ सरफेस के पास होती है, ज़्यादा होती है, और जैसे जैसे तुम ऊपर की तरफ जाओगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ गैसेस कम हो जाती है। तो ग्रीन हाउस गैसेस की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, तो ये जो रेडिएशंस रिफ्लेक्ट होके गई, तो ये जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं, ये इन रेडिएशंस को जाने नहीं देती हैं, इनको एब्जॉर्ब करके रखती है, इनको जाने नहीं देंगी। इसका मतलब ये रेडिएशंस को तो आने देंगी, ये ग्रीन हाउस गैसेस रेडिएशंस को आने देती है, बट ये जो अर्थ से रेडिएशंस रिफ्लेक्ट हो जाती हैं उसको जाने नहीं देती, उसको अपने पास स्टोर करके रखती है। इसी वजह से यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा मिलेगा, यहाँ पर टेम्परेचर आपको रिलेटिवली कम मिलता है। तो ये रीज़न होता है जिसकी वजह से एयर का टेम्परेचर हाइट के बढ़ने के साथ डिक्रीज करता है। द रीज़न इज द, यू कैन से द रेडिएशन, यू कैन से रिफ्लेक्टेड रेडिएशंस, कि अर्थ जो है वो ज़्यादा रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेता है। सेकंड, ग्रीन हाउस गैसेस की कॉन्सेंट्रेशन अर्थ सरफेस के पास ज़्यादा होती है, तो रेडिएशंस एंटर तो कर जाती है, बट ये जो ग्रीन हाउस गैसेस है रिफ्लेक्टेड रेडिएशंस को जाने नहीं देता, जिसकी वजह से यहाँ का टेम्परेचर आपको ज़्यादा मिलता है। तो वन ऑफ द रीजन इज दिस, तो ये रीजन रहेगा जिसकी वजह से आप बोल सकते हो कि सर एयर का टेम्परेचर डिक्रीज करता है हाइट के बढ़ने के साथ। और जिस रेट से एयर का टेम्परेचर डिक्रीज करता है हाइट के बढ़ने के साथ, उसको क्या बोल देंगे, एनवायरमेंटल लैप्से रेट हम बोल देते हैं। दैट इज टर्म्ड एज द एनवायरमेंटल लैप्से रेट। नाउ सेकंड पॉइंट वी हैव द पोल्यूटेंट। अब पोल्यूटेंट का टेम्परेचर क्यों डिक्रीज करता है, पोल्यूटेंट का टेम्परेचर जो डिक्रीज करता है उसका रीजन क्या है, पोल्यूटेंट का टेम्परेचर क्यों डिक्रीज कर रहा है उसका रीजन क्या होता है। अब जब हम बात करते हैं पोल्यूटेंट के टेम्परेचर की, ये फॉलो करते हैं एडियाबेटिक लोगों, ये किसको फॉलो करते हैं, एडियाबेटिक प्रोसेस को फॉलो करते हैं। एडियाबेटिक प्रोसेस
वो प्रोसेस होता है जिसमें हीट का कोई ट्रांसफर नहीं होता है, ना ही सिस्टम से बाहर को हीट जाती है, ना ही बाहर से कोई सिस्टम में हीट आती है। सिस्टम का कोई हीट का कोई ट्रांसफर नहीं होता है एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर, एडियाबेटिक लो के अंदर। तो जो पोल्यूटेंट होता है, और एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होता है, पी वी की पावर गामा इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। एडियाबेटिक प्रोसेस क्या रहता है, पी वी की पावर गामा इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। इट मींस पी प्रेशर है, वी वॉल्यूम है। जैसे जैसे पोल्यूटेंट राइज करता है, प्रेशर जो है वो डिक्रीज कर जाता है, और जब प्रेशर डिक्रीज करेगा, क्योंकि पोल्यूटेंट राइज कर रहा है, हायर एल्टीट्यूड के ऊपर प्रेशर डिक्रीज करता है, तो जैसे जैसे पोल्यूटेंट राइज करता है, प्रेशर डिक्रीज करेगा तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, क्योंकि पी और वी में इन्वर्सली रिलेशन है। तो प्रेशर कम होगा तो वॉल्यूम क्या कर जाएगा, बढ़ जाएगा। अब ये वॉल्यूम इंक्रीज होता है। अब वॉल्यूम इंक्रीज कैसे हुआ, क्योंकि पोल्यूटेंट इंटरनल एनर्जी अपनी यूज करते हैं अपने आप को एक्सपेंड करने के लिए, क्योंकि जो पोल्यूटेंट्स होते हैं खुद की इंटरनल एनर्जी को यूज करते हैं अपने आप को एक्सपेंड करने के लिए। तो जब वो अपनी इंटरनल एनर्जी एक्सपेंड कर दे रहे हैं, अपनी इंटरनल एनर्जी को खर्च कर दे रहे हैं अपने आप के वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए, अपने आप को एक्सपेंड करने के लिए, तो इस केस में आप ये देखने को मिलेगा कि पोल्यूटेंट का टेम्परेचर कम हो गया, क्योंकि वो अपनी इंटरनल एनर्जी को यूज कर रहा है। तो पोल्यूटेंट का टेम्परेचर भी डिक्रीज होगा, लेकिन वो फॉलो किसको करते हैं, वो फॉलो करते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस को, राइट। तो पोल्यूटेंट का टेम्परेचर जिस रेट से डिक्रीज होगा, इसको हम क्या नाम दे देते हैं, एडियाबेटिक लैप्से रेट बोल देते हैं। इसको हम बोल देते हैं एडियाबेटिक लैप्से रेट। अब ये जो एनवायरमेंटल लैप्से रेट है, इसका मैं मैग्नीट्यूड आपको बता देता हूं। एनवायरमेंटल लैप्से रेट का जो मैग्नीट्यूड रहेगा, दैट मैग्नीट्यूड इज 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। ऑल्दो इट वेरीज लोकेशन टू लोकेशन, ये लोकेशन टू लोकेशन वेरी करता है, बट हम एक एवरेज वैल्यू कंसीडर करके चलते हैं, तो ये वैल्यूज हम ये मान के चलेंगे 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। इट मीन्स अगर 1 किलोमीटर राइज हुआ, अगर आप 1 किलोमीटर ऊपर जा रहे हो तो टेम्परेचर में फॉल 6.5 डिग्री सेल्सियस मिलेगा। अगर सरफेस पे टेम्परेचर अगर 20 डिग्री सेल्सियस है, क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम के अंदर, अगर सरफेस पे टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है एयर का, तो 2 किलोमीटर ऊपर जाने के बाद, 2 किलोमीटर ग्राउंड सरफेस के ऊपर जाने के बाद टेम्परेचर एयर का कितना मिलेगा, सरफेस पे 20 है, तो 1 किलोमीटर जब ऊपर जाओगे तो टेम्परेचर में फॉल 6.5 डिग्री सेल्सियस आएगा। 2 किलोमीटर ऊपर जाओगे तो टेम्परेचर में फॉल 13 डिग्री सेल्सियस आएगा। तो इसका मतलब टेम्परेचर 13 डिग्री सेल्सियस से फॉल हो गया है, तो यहाँ 20 था, 13 टेम्परेचर डिक्रीज हो गया है, 13 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर डिक्रीज हो गया, फॉल हो गया है, तो बचा कितना, 7 डिग्री सेल्सियस। तो 2 किलोमीटर ऊपर जो टेम्परेचर आपको मिलेगा, दैट विल बी 7 डिग्री सेल्सियस, राइट। तो 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर ये एनवायरमेंटल लैप्से रेट रहता है। सिमिलरली एडियाबेटिक लैप्से रेट जो है, इसकी 2 वैल्यूज हमारे पास होती है, एक ड्राई एयर के लिए होती है और एक वेट एयर के लिए होती है। 2 वैल्यूज हमारे पास होती है। द वन वैल्यू इज हैविंग द 6 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। एडियाबेटिक लैप्से रेट की एक वैल्यू होती है 6 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर, और एक जो वैल्यू रहती है इसकी 9.2 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। 2 वैल्यूज इसके लिए रहती है, एक ड्राई एयर है, एक वेट एयर के लिए वैल्यूज रहती है 6 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर, दूसरी है 9.2 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। तो एडियाबेटिक लैप्से रेट की हमारे पास 2 वैल्यूज रहती है, राइट। तो ये मैंने आपको जो चीजें बताई है, ये मैंने आपको किस चीज के लिए बताई, लैप्से रेट के बारे में रिगार्डिंग बताई है कि लैप्से रेट क्या होता है, एनवायरमेंटल लैप्से रेट और एडियाबेटिक लैप्से रेट क्या रहता है, राइट। अब देखिएगा आगे, अब यहां पर हम जब देखें तो एक फिनोमिना, अब देखो ELR की वैल्यू ALR से ज्यादा भी हो सकती है और ELR की वैल्यू ALR से कम भी हो सकती है। अभी मैंने मैग्नीट्यूड आपको बताया है, तो इसी बेसिस पे कि ELR की वैल्यू ALR से ज्यादा है या ELR की वैल्यू ALR से कम है, इसी बेसिस पे डिफरेंट टाइप्स के एनवायरनमेंट को क्लासीफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ दैट कि ऑन द बेसिस ऑफ द रिलेटिव मैग्नीट्यूड ऑफ ELR एंड ALR, किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, किसका मैग्नीट्यूड कम है, इसके बेसिस पे अलग अलग टाइप के एनवायरनमेंट को एक तरीके से क्लासीफाई किया गया है। अगर हम बोले पहला जो एनवायरनमेंट है, फर्स्ट एनवायरनमेंट इज सुपर एडियाबेटिक एनवायरनमेंट। फर्स्ट एनवायरनमेंट इज सुपर एडियाबेटिक एनवायरनमेंट। जो पहला एनवायरनमेंट है वो सुपर एडियाबेटिक एनवायरनमेंट है। सुपर एडियाबेटिक एनवायरनमेंट कब बोलेंगे, सुपर एडियाबेटिक एनवायरनमेंट तब बोलेंगे जब एनवायरमेंटल लैप्से रेट की मैग्नीट्यूड जब एनवायरमेंटल लैप्से रेट का जो मैग्नीट्यूड सुपर एडियाबेटिक है, तो एनवायरमेंटल लैप्से रेट का जो मैग्नीट्यूड है वो एडियाबेटिक लैप्से रेट से क्या है, ज़्यादा है। तो हम क्या बोलेंगे, सुपर एडियाबेटिक एनवायरमेंट है। जब एनवायरमेंटल लैप्से रेट का जो मैग्नीट्यूड है वो एडियाबेटिक लैप्से रेट से ज़्यादा होगा, तब हम क्या बोल देते हैं, सुपर एडियाबेटिक एनवायरमेंट बोल देते हैं। ELR की वैल्यू अगर ALR से ज़्यादा, किसी पर्टिकुलर रीजन में जब आप देखोगे कि पर्टिकुलर लोकेशन पे अगर आपको ELR का मैग्नीट्यूड ज़्यादा मिल रहा है ALR के मैग्नीट्यूड से, तो आप बोलोगे सुपर एडियाबेटिक एनवायरनमेंट है। सिमिलरली जब आप बोलोगे कि ELR का मैग्नीट्यूड कम आ रहा है ALR के मैग्नीट्यूड से, इस टाइप के एनवायरनमेंट को हम क्लासीफाई करते हैं सब एडियाबेटिक एनवायरनमेंट।
इस टाइप के एनवायरनमेंट को हम क्लासीफाई कर देते हैं सब एडियाबेटिक एनवायरनमेंट। तो सब एडियाबेटिक एनवायरनमेंट हम बोलेंगे व्हेन ELR वैल्यू है लेस देन ALR वैल्यू। जब ELR की वैल्यू ALR से कम होगी तो हम क्या बोल देते हैं, सब एडियाबेटिक एनवायरनमेंट है। अगर दोनों की वैल्यू सेम है, जब ELR की वैल्यू ALR के इक्वल होगी, तो अगर ELR और ALR आपस में इक्वल हैं तो इस केस में हम क्या बोलेंगे इसको, न्यूट्रल एनवायरनमेंट। इस केस के अंदर हम क्या बोलेंगे इसको, न्यूट्रल एनवायरनमेंट। तब हम इसको नाम क्या देंगे, न्यूट्रल एनवायरनमेंट। तो मैंने 3 एनवायरनमेंट आपको बता दिए, एक सुपर एडियाबेटिक एनवायरनमेंट जब ELR की वैल्यू ALR से ज़्यादा होगी, एक सब एडियाबेटिक एनवायरनमेंट जब ELR की वैल्यू ALR से कम होगी, एक न्यूट्रल एनवायरनमेंट जब ELR की वैल्यू ALR से इक्वल होगी। जब दोनों की इक्वल होगी तो देन वी से इट इज अ न्यूट्रल एनवायरनमेंट, राइट। तो 3 एनवायरनमेंट मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं। इससे पहले मैंने आपको 3 चीज़ बताई है, एक लैब से रेट बताया है, एक एनवायरमेंटल लैब से रेट बताया है और एक मैंने आपको एडियाबेटिक लैब से रेट बताया है। तो 3 चीज़ मैंने यहाँ पे बताई है और उनका मैग्नीट्यूड मैंने आपको बताए हैं, राइट। एक और एनवायरनमेंट हम यहाँ पे क्लासीफाई करते हैं, वन मोर एनवायरनमेंट वी हैव। द एनवायरनमेंट जो हमारे पास है वो होता है हमारे पास इन्वर्जन। एक और एनवायरनमेंट हमारे पास रहता है जिसको हम क्या बोलते हैं, इन्वर्जन बोल देते हैं। वन मोर एनवायरनमेंट वी हैव जिसको हम क्या बोल देते हैं, इन्वर्जन। दिस इन्वायरमेंट वी हैव इन्वर्जन। तो ये एक एनवायरनमेंट है जिसको हम क्या बोलते हैं, इन्वर्जन। इन्वर्जन क्या रहता है, इन्वर्जन जो रहता है, अभी मैंने आपको क्या बताया कि हाइट के बढ़ने के साथ एयर का टेम्परेचर डिक्रीज करता है। अगर हाइट के बढ़ने के साथ एयर का टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है देन वी से एनवायरमेंटल एब्सोल्यूट, क्योंकि एयर का टेम्परेचर की बात हो रही है। यहीं पर अगर ये प्रोसेस उल्टा हो जाए, यहीं पर अगर ये प्रोसेस उल्टा हो जाए, हाइट के बढ़ने के साथ एयर का टेम्परेचर भी इंक्रीज कर गया, यहीं पे अगर ये प्रोसेस चेंज हो गया, रिवर्स हो गया कि हाइट के बढ़ने के साथ एयर का टेम्परेचर इंक्रीज कर गया है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव लैप्से रेट। इसको क्या बोलेंगे, नेगेटिव लैप्से रेट। तो लैप्से रेट सिंपली आपने लैप्से रेट को कैसे डिफाइन किया था, हाइट के बढ़ने के साथ टेम्परेचर डिक्रीज हुआ है। अब नेगेटिव लैप्से रेट कैसे बता रहे हो, हाइट के बढ़ने के साथ टेम्परेचर भी इंक्रीज कर रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव लैप्से रेट बोलेंगे। तो जो इन्वर्जन एनवायरनमेंट आता है, जो इन्वर्जन कंडीशन होती है वो नेगेटिव लैप्से रेट में आती है। जब भी नेगेटिव लैप्से रेट मिलेगा तो वहां पर आपको इन्वर्जन देखने को मिलेगा, जिसमें हाइट के बढ़ने के साथ जो टेम्परेचर है एयर का वो इंक्रीज करेगा। तो एयर का टेम्परेचर भी इंक्रीज कर रहा है, हाइट भी बढ़ती है, इसको हम क्या नाम दे देते हैं, नेगेटिव लैप्से रेट हम इसको बोल देते हैं। इट इज टर्म्ड एज द नेगेटिव लैप्से रेट, राइट। इसको हम क्या बोल देते हैं, नेगेटिव लैप्से रेट, इसको हम बोल देते हैं। नाउ अब यहाँ पर 2 टर्म्स मैं और यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। एक वर्ड आपके पास होता है प्लूम, एक वर्ड आपके पास होता है प्लूम। वन वर्ड इज अ प्लूम। प्लूम का मतलब होता है जो ये सोर्स होता है, यहाँ से जो गैसेज यहाँ से रिलीज होती है, इन सोर्सेज से जो गैसेज यहाँ से रिलीज हो रही है, दिस इज द प्लूम, इसको प्लूम बोलते हैं। सिमिलरली सोर्स ऑफ एमिशन ऑफ गैसेज व्हीकल्स होते हैं, व्हीकल्स से जो यहाँ से गैसेज रिलीज होती है, दिस इज ऑल्सो नोन एज द प्लूम, इसको भी क्या बोल देंगे, प्लूम्स बोल देंगे। तो जो भी गैसेज रिलीज हो रही है फ्रॉम द सोर्स, दिस आर टर्म्ड एज द प्लूम्स, इनको हम क्या बोलेंगे, प्लूम्स, दिस आर द प्लूम्स, राइट। एंड द सोर्स ऑफ देयर ओरिजिन, इन प्लूम्स के ओरिजिन का सोर्स क्या है, प्लूम कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, यहाँ से प्लूम यहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, यहाँ से प्लूम यहाँ से ओरिजिनेट हो रही है। तो गैसेज कहाँ से रिलीज हो रही है, गैसेज जिस भी सोर्स से रिलीज हो रही है, दैट सोर्स इज टर्म्ड एज द स्टैक। उस सोर्स को हम क्या नाम दे देते हैं, स्टैक। तो ये जो है वो स्टैक है, ये स्टैक है, दिस इज ऑल्सो नोन एज द स्टैक, इसको हम क्या बोलेंगे, स्टैक बोलेंगे। तो सोर्स ऑफ ओरिजिन ऑफ द प्लूम इज नोन एज द स्टैक, और प्लूम क्या होता है, जो गैसेज रिलीज हो रही है, दैट इज नोन एज द प्लूम। अब यहाँ पर जब हम बात करें प्लूम की, तो अलग अलग टाइप के प्लूम एक तरीके से हमें देखने को मिलते हैं, अलग अलग टाइप के प्लूम एक तरीके से हमें देखने को मिलेंगे, डिपेंडिंग कि एनवायरमेंटल कंडीशन क्या बनी हुई है, डिपेंडिंग एनवायरमेंटल कंडीशन क्या बनी हुई है, ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट अगर आप देखोगे अलग अलग एनवायरमेंट में आपको अलग अलग टाइप के प्लूम देखने को मिलते हैं, यानी गैसेस का जो नेचर है वो आपको अलग अलग देखने को मिलेगा। जैसे एग्जांपल मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ यहाँ पे, आपको डायग्राम से समझ आएगा। अब ये डायग्राम देखिएगा, यहाँ पर आप देखो, ये देखो गैसेस इस तरीके से आपको देखने को मिलेगी। ये जो गैसेस मूव कर रही है, ये जो गैसेस मूव कर रही है, जो प्लूम बन रहा है, इट इज लुक्स लाइक अ लूप, ये एक लूप की तरह दिख रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, लूपिंग प्लूम। तो अगर यहाँ से गैसेज रिलीज हो रही है, अगर हम यहाँ से बोले कि गैसेज यहाँ से रिलीज हो रही है, ये आपके पास सोर्स है, यहाँ से गैसेज रिलीज हो रही है और एक लूप बना रही है, जो गैसेज यहाँ से रिलीज हो रही है वो एक लूप बना रही है, तो हम इसको क्या बोल देंगे, लूपिंग प्लूम बोल देंगे, राइट। तो ये आपका क्या है, एक लूपिंग प्लूम है। दिस प्लूम इज कैरेक्टराइज्ड एज द लूपिंग प्लूम। एक वेवी कैरेक्टर आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, एक वेव टाइप का कैरेक्टरिस्टिक्स आपको देखने को मिल रहा है
इसको हम क्या बोल देते हैं, लूपिंग प्लूम बोल देते हैं। सिमिलरली अगर यहीं पर अगर आप देखोगे कि यहाँ पर जो प्लूम्स है वो इस तरीके से जा रही हैं, यहाँ से प्लूम्स इस तरीके से जा रही हैं, अगर मैं यहाँ पर एक इमेजिनरी सर्कल बनाऊं, अगर मैं यहाँ पर एक इमेजिनरी सर्कल बनाऊं तो यहाँ पर आपको एक कोन शेप की आपको एक तरीके का कोन देखने को मिलेगा। एक तरह से आप बोल सकते हैं कि इट लुक्स लाइक अ कोन तभी बन रहा है अगर मैं एक इमेजिनरी सर्कल बना रहा हूं। तो इसको हम कैरेक्टराइज कर देते हैं कोनिंग प्लूम। इसको हम क्या बोल देते हैं, कोनिंग प्लूम। तो देखिएगा यहां पर आप देखोगे तो एक इमेजिनरी सर्कल जब आप बनाओगे इट लुक्स लाइक अ कोन, तो हम इसको क्या बोल देंगे, कोनिंग प्लूम बोल देंगे। तो इट लुक्स लाइक अ वेव, इट लुक्स लाइक अ लूप, लूपिंग प्लूम, इट लुक्स लाइक अ कोन, कोनिंग प्लूम। सिमिलरली वन मोर प्लूम वी है, दैट इज अ फैनिंग प्लूम। फैनिंग प्लूम क्या रहता है, फैनिंग प्लूम बनता है जब गैसेस सारी की सारी हॉरिजॉन्टली मूव कर रही हो, जब सारी की सारी गैसेस हॉरिजॉन्टली मूव कर रही हो। तो जब गैसेस हॉरिजॉन्टली मूव कर रही हो तो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ गैसेस इज टर्म्ड एज द हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ गैसेस जो है, ये जो प्लूम बनेगा इसको हम यहाँ पे बोल देंगे फैनिंग प्लूम। ये जो प्लूम बनेगा दिस इज नोन एज द फैनिंग प्लूम। हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ गैसेस जो रहता है दिस इज नोन एज द फैनिंग प्लूम। एक और प्लूम बनता है जो है न्यूट्रल प्लूम। न्यूट्रल प्लूम में क्या रहता है कि जो गैसेज है सारी सारी वर्टिकली राइज करती हैं। तो अगर गैसेज सारी वर्टिकली राइज कर रही हैं तो हम इसको क्या बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे न्यूट्रल प्लूम। अगर हम सारी की सारी गैसेस वर्टिकली राइज करेंगी तो हम इसको क्या बोलेंगे, न्यूट्रल प्लूम बोलेंगे। तो सारी की सारी गैसेस अगर वर्टिकली राइज कर देती है, अगर वर्टिकली राइज करेंगी तो हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रल प्लूम। अब मैंने आपको अलग अलग प्लूम बताए हैं, लेकिन सर ये बताओ अब हमें पता क्या करना है कि किस एनवायरनमेंट में कौन सा प्लूम देखने को मिलेगा, किस एनवायरनमेंट में हमें कौन सा प्लूम देखने को मिलेगा। अब हमें पता करना है किस एनवायरनमेंट में हमें कौन सा प्लूम देखने को मिलेगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, जब सुपर एडियाबेटिक एनवायरनमेंट होता है, जब सुपर एडियाबेटिक एनवायरनमेंट होता है तब आपको लूपिंग प्लूम देखने को मिलेगा। जब सुपर एडियाबेटिक एनवायरनमेंट होगा जब आपको लूपिंग प्लूम देखने को मिलेगा। तो लूपिंग प्लूम हमें कब मिलता है, जब सुपर एडियाबेटिक एनवायरनमेंट होता है। और इन द सुपर एडियाबेटिक एनवायरनमेंट में, इन सुपर एडियाबेटिक एनवायरनमेंट में एनवायरमेंटल लैप्स रेट की वैल्यू किससे ज़्यादा होती है, एडियाबेटिक लैप्स रेट से ज़्यादा होती है। ये मैंने अभी आपको बताया था। जब आपके पास सब एडियाबेटिक एनवायरनमेंट होता है, जब आपके पास सब एडियाबेटिक एनवायरनमेंट होता है, इन द सब एडियाबेटिक एनवायरनमेंट आपको ये कोनिंग प्लूम देखने को मिलता है। और सब एडियाबेटिक एनवायरनमेंट में ELR का जो मैग्नीट्यूड है वो किससे कम होता है, ALR से कम होता है। इसको क्या बोलेंगे, सब एडियाबेटिक एनवायरनमेंट बोलेंगे। जब न्यूट्रल एनवायरनमेंट होता है तो न्यूट्रल प्लूम बनता है। न्यूट्रल प्लूम कब बनेगा, जब न्यूट्रल एनवायरनमेंट होगा। और न्यूट्रल एनवायरनमेंट कब होता है, जब ELR की वैल्यू ALR के इक्वल होगी, तब हमें न्यूट्रल प्लूम देखने को मिलेगा, न्यूट्रल एनवायरनमेंट बनेगा। तीन प्लूम मैंने आपको बताए हैं। जब इन्वर्जन होगा, जब इन्वर्जन एनवायरनमेंट बनेगा तब हमें फैनिंग प्लूम देखने को मिलेगा। जब इन्वर्जन एनवायरनमेंट आएगा तब हमें फैनिंग प्लूम देखने को मिलेगा, इन्वर्जन एनवायरनमेंट में, यानी नेगेटिव लैप्स रेट में। तो अगर इन्वर्जन एनवायरनमेंट बना हुआ है तो आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको ये जो है फैनिंग प्लूम एक तरीके से देखने को मिलता है इन द केस ऑफ इन्वर्जन एनवायरनमेंट, राइट। अब 3 प्लूम और है इसके अलावा, एक है लोफ्टिंग प्लूम, एक है फ्यूमिगेटिंग प्लूम, एक है ट्रैपिंग प्लूम। 3 प्लूम और यहाँ पे डिफाइन किए गए हैं। एक लोफ्टिंग प्लूम है जो ऊपर की तरफ लिफ्ट रहता है, एक फ्यूमिगेटिंग प्लूम है और एक है ट्रैपिंग प्लूम जो ट्रैप हो जाता है। अब यहाँ पर आपको मैं एक ट्रिक बता दे रहा हूँ याद करने की, आपको वो ट्रिक याद रखनी है। लोफ्टिंग का मतलब ऊपर की तरफ लिफ्ट है। 2 एनवायरनमेंट के बीच में हम बात करेंगे, 2 कंडीशन के बीच में हम बात करेंगे, एक सुपर एडियाबेटिक एनवायरनमेंट और एक इन्वर्जन। एक सुपर एडियाबेटिक एनवायरनमेंट और एक इन्वर्जन, 2 कंडीशन की हम बात करेंगे। उन 2 कंडीशन के बेसिस पे ये अलग अलग टाइप के प्लूम एक तरीके से कैरेक्टराइज होते हैं। अगर मैंने बोला है लोफ्टिंग प्लूम बन रहा है, लोफ्टिंग प्लूम का मतलब प्लूम ऊपर की तरफ लिफ्टेड है, मतलब ये नीचे नहीं आ सकता। नीचे इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि नीचे इन्वर्जन बना हुआ है, नीचे इन्वर्जन एनवायरनमेंट बना हुआ है और इसके ऊपर सुपर एडियाबेटिक एनवायरनमेंट बना हुआ है। तो अगर इन्वर्जन एनवायरनमेंट नीचे है, सुपर एडियाबेटिक एनवायरनमेंट ऊपर है। मैं क्या बोल रहा हूँ, इन्वर्जन एनवायरनमेंट नीचे है, इसके नीचे जो है ये इन्वर्जन एनवायरनमेंट है, ये इन्वर्जन है, और इसके ऊपर कौन सा एनवायरनमेंट है, सुपर एडियाबेटिक। तो आपको लोफ्टिंग प्लूम मिलेगा, आपको लोफ्टिंग प्लूम मिलेगा। इसके अपोजिट कर दो, इसके अपोजिट कर दो, इन्वर्जन एनवायरनमेंट ऊपर है,
इन्वर्जन एनवायरनमेंट ऊपर है, सुपर एडियाबेटिक एनवायरनमेंट नीचे है, तो आपको फ्यूमिगेटिंग प्लूम बनेगा। और जब आपको ये वाला प्लूम मिलेगा फ्यूमिगेटिंग प्लूम, याद रखिएगा जब आपको ये वाला प्लूम मिलेगा फ्यूमिगेटिंग, तो इन्वर्जन सरफेस ऊपर है, सुपर एडियाबेटिक एनवायरनमेंट नीचे है। इट मींस सारी की सारी जो गैसेज है, जो सारी सारी प्लूम्स है, वो कभी भी इन्वर्जन सरफेस को ऊपर क्रॉस नहीं कर पाएंगी। और जब इन्वर्जन को ऊपर क्रॉस नहीं कर पाएंगी तो सारी की सारी गैसेज ग्राउंड सरफेस के पास ही रहेंगी। सबसे वर्स्ट टाइप का प्लूम यही प्लूम रहता है। सबसे खराब प्लूम जो मिलेगा, जो सबसे ज्यादा पोल्यूशन क्रिएट करेगा, दिस टाइप ऑफ प्लूम, यू कैन से कि ये जो है पोल्यूशन एक तरीके से क्रिएट करेगा, राइट। तो ये आपका जो रहेगा वो फ्यूमिगेटिंग प्लूम रहेगा। लोफ्टिंग में याद करने की ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको। लोफ्टिंग का मतलब लिफ्टेड है, जो ऊपर की तरफ उठा हुआ है, तो सुपर एडियाबेटिक एनवायरनमेंट ऊपर है, इन्वर्जन नीचे है। फ्यूमिगेटिंग इसका अपोजिट हो जाएगा, इन्वर्जन ऊपर रहेगा, सुपर एडियाबेटिक नीचे रहेगा। अगर यहां पर एक होता है ट्रैपिंग प्लूम। ट्रैपिंग प्लूम का मतलब क्या है? इन्वर्जन ऊपर भी है, इन्वर्जन नीचे भी है, इन्वर्जन ऊपर भी है, इन्वर्जन नीचे भी है, बीच में सुपर एडियाबेटिक एनवायरनमेंट है। तो सुपर एडियाबेटिक एनवायरनमेंट दो इन्वर्जन सरफेस के बीच में आके ट्रैप हो गया है। इन दैट केस यू विल गेट दिस ट्रैपिंग प्लूम। इन दिस केस यू विल ऑब्जर्व दिस ट्रैपिंग प्लूम। आपको ट्रैपिंग प्लूम देखने को मिलेगा, राइट। तो मैंने आपको अलग अलग टाइप के प्लूम बताए हैं। यहां पर आप देखोगे तो यहां पर एक एक करके इन सब प्लूम्स के बारे में लिखा भी हुआ है, आप यहां पे देख सकते हैं। ना पहला प्लूम जो है वो लूपिंग प्लूम है। दिस प्लूम हैज अ वेवी लूपिंग प्लूम शेप अकर्स इन सुपर एडियाबेटिक एनवायरनमेंट। कहां पाया जाता है? सुपर एडियाबेटिक एनवायरनमेंट में ये देखने को मिलता है। व्हेन ELR इज ग्रेटर देन द ALR, इट कैन अकर व्हेन द एटमॉस्फेयर इज अनस्टेबल। याद रखिएगा, एक और पॉइंट मैं स्किप कर गया था, अब यहां से याद आया। सुपर एडियाबेटिक एनवायरनमेंट को अनस्टेबल एनवायरनमेंट भी बोला जाता है। सुपर एडियाबेटिक एनवायरनमेंट को अनस्टेबल एनवायरनमेंट भी बोला जाता है। ये अनस्टेबल एनवायरनमेंट है, क्यों? क्योंकि इस एनवायरनमेंट में पोल्यूटेंट्स की रैपिडली मिक्सिंग देखने को मिलती है। क्योंकि इस एनवायरनमेंट में पोल्यूटेंट्स रैपिडली मिक्स होते हैं। इस एनवायरनमेंट में जो पोल्यूटेंट्स होते हैं वो रैपिडली मिक्स होते हैं। क्योंकि इस एनवायरनमेंट में पोल्यूटेंट्स रैपिडली मिक्स हो रहे हैं, इसलिए इसको अनस्टेबल एनवायरनमेंट बोल देते हैं। जो सब एडियाबेटिक एनवायरनमेंट है, यहाँ पे ये कहीं ना कहीं लिखा होगा। जो सब एडियाबेटिक एनवायरनमेंट होता है जिसमें हमें कोलिंग प्लूम देखने को मिलता है, सब एडियाबेटिक एनवायरनमेंट। तो जो सब एडियाबेटिक एनवायरनमेंट होता है इसमें, इसको हम स्टेबल एनवायरनमेंट भी बोलते हैं। सब एडियाबेटिक एनवायरनमेंट को हम स्टेबल एनवायरनमेंट भी बोल देते हैं। सब एडियाबेटिक एनवायरनमेंट को हम कौन सा एनवायरनमेंट बोल देंगे? स्टेबल एनवायरनमेंट। अगर स्टेबल है तो इसका मतलब इसमें मिक्सिंग जो है एक तरीके से देखने को नहीं मिलती है, तो ये स्टेबल एनवायरनमेंट रहता है आपका। कौन सा? सब एडियाबेटिक एनवायरनमेंट एक तरीके से स्टेबल रहता है। न्यूट्रल प्लूम के बारे में बताया था आपको कि यहाँ पे राइजिस होती है वर्टिकली, ELR इक्वल टू ALR रहता है। फैनिंग प्लूम के बारे में आपको बताया था, जब हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है गैसेस का, इन्वर्जन कंडीशन में आएगा, हॉरिजॉन्टली मूव करेगा। फ्यूमिगेटिंग प्लूम के बारे में बताया था, फ्यूमिगेटिंग उल्टा होता है, इन्वर्जन ऊपर होता है, सुपर एडियाबेटिक एनवायरनमेंट नीचे होता है। तो दिस प्लूम occurs when the plume reaches the ground level caused by the super adiabatic lapse beneath an inversion। इन्वर्जन ऊपर है, सुपर एडियाबेटिक एनवायरनमेंट नीचे। तो ये अलग अलग टाइप के प्लूम है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है, द क्वेश्चन इज सेइंग लूपिंग अकर्स का मतलब लूपिंग प्लूम कब बनता है? लूपिंग प्लूम तभी बनेगा जब सुपर एडियाबेटिक एनवायरनमेंट होगा। सो वर्टिकल टेम्परेचर ग्रेडियंट इज सुपर एडियाबेटिक। क्लियर है? नाउ क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। नाउ सेकंड पॉइंट इज ओजोन प्रोटेक्ट्स द अर्थ फ्रॉम। सबको पता है, ये तो बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो। ये तो क्वेश्चन अगर ये सब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि भाई ओजोन है जो है वो किससे हमें प्रोटेक्ट करती है, सभी बताएंगे सर अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, यूवी रेस से हमें बचाता है। लेकिन जो दूसरा पॉइंट है ओजोन का, वो सबको नहीं पता होगा, वो किसी को ही पता होगा जो पढ़ता है। अब आपको पता है कि पोल्यूटेंट्स जो होते हैं वो दो टाइप के पोल्यूटेंट्स होते हैं। दैट वन वी हैव अ प्राइमरी पोल्यूटेंट्स, एयर पोल्यूटेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ, प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट्स, और दूसरे जो होते हैं वो सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट्स होते हैं। प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट्स वो पोल्यूटेंट्स होते हैं जो डायरेक्टली किसी सोर्स से जो है एमिट होते हैं, जैसे वोल्केनिज्म हुआ है तो वहां से जो पोल्यूटेंट्स एयर में आएंगे प्राइमरी पोल्यूटेंट्स है। जैसे मान लो कि डस्ट स्टॉर्म आया है, वहां से जो पोल्यूटेंट्स आएंगे प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट्स है। बिकॉज ये सारे के सारे पोल्यूटेंट्स जो एमिट हो रहे हैं किसी सोर्स से एमिट हो रहे हैं, दीज आर द प्राइमरी पोल्यूटेंट्स दैट कैन बी आइडेंटिफाइबल सोर्स, जिस सोर्स को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, राइट। जैसे व्हीकल्स चलते हैं और जब गैसेज रिलीज होती हैं तो पोल्यूटेंट्स रिलीज होते हैं। इंडस्ट्रीज हैं, थर्मल पावर स्टेशंस हैं, वहाँ से जो गैसेज रिलीज होते हैं, जो पोल्यूटेंट्स रिलीज होते हैं, दिस ऑल आर द प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट्स। AC चलाया है, CFC रिलीज होता है कंप्रेसर से, प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट्स। सिमिलरली
ये जो प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट्स हैं, ये आपस में रिएक्ट करते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर। वाटर अगर प्रेजेंट है तो वाटर के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं या आपस में भी रिएक्ट कर सकते हैं। तो प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट्स रिएक्ट्स विद ईच अदर और रिएक्ट्स विद द वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट। तो सनलाइट की प्रेजेंस पे एक रिएक्शन होती है, ये प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं या पानी के साथ रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट्स बना देते हैं। तो सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट्स बनते हैं क्योंकि प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट्स प्रेजेंट है। अगर प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट्स प्रेजेंट नहीं है तो कोई सेकेंडरी भी नहीं बनेगा। अगर प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट डेंजरस है तो सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट्स मोर डेंजरस हैं, क्योंकि ये बनते तो प्राइमरी की वजह से ही हैं, और ज़्यादा खतरनाक होंगे। तो प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट्स और सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट्स में अगर आप बताओगे, प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट्स डायरेक्टली किसी सोर्स से आइडेंटिफेबल है, डायरेक्टली किसी सोर्स से एमिट होते हैं जो आइडेंटिफेबल है सोर्स, जिस सोर्स को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट्स जो प्राइमरी की वजह से बने हैं वो सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट्स होते हैं। फोटोकेमिकल रिएक्शंस होती है, फोटो का मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट रिएक्शन हो रही है, और एक केमिकल रिएक्शंस होती है इनके बीच में, फोटोकेमिकल रिएक्शंस हम बोल देते हैं। जैसे फोटोसिंथेसिस आप नाम लेते हैं, फोटोसिंथेसिस में जो फोटो है इसका मतलब रिएक्शन टेक्स प्लेस, रिएक्शन कौन सी हो रही है, सिंथेसिस हो रही है यहाँ पे। तो सिंथेसिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, वी से फोटोसिंथेसिस। सिमिलरली वी से फोटोकेमिकल, इफ द केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट, वी से द फोटोकेमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पर ओजोन जो है वो यूवी रेडिएशंस को एक तरीके से प्रोटेक्ट करता है। अब मैंने आपको क्या बताया था, ओजोन जो है, आपको एक ही ओजोन पता है जो यूवी रेडिएशंस को प्रोटेक्ट करता है। जब हम अर्थ के ऊपर जाते हैं तो अर्थ के ऊपर अलग अलग लेयर, एटमॉस्फेयर की बात कर रहा हूँ, तो अलग अलग लेयर्स आपको देखने को मिलेगी। पहली लेयर को क्या बोलते हो, ट्रोपोस्फियर। फिर आपको कौन सी लेयर मिलेगी, स्ट्रेटोस्फियर मिलेगी। उसके बाद भी और लेयर्स आपको मिलती है, दैट इज अ थर्मोस्फियर, मेसोस्फियर, एक्सोस्फियर। यहाँ पर जब मैं ट्रोपोस्फेयर की बात करता हूँ और स्ट्रेटोस्फेयर की बात करता हूँ, ओजोन जो हमें यूवी रेस से बचाता है वो स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट होती है। स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर जो ओजोन है वो हमें यूवी रेस से बचाता है, बट ओजोन एक सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट भी है। और ये जो सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट है ये आपको ट्रोपोस्फेयर में मिलते हैं। तो इसको हम बोलते हैं ग्राउंड लेवल ओजोन। तो जो ओजोन आपको सरफेस पे मिलती है, यानी जो ट्रोपोस्फेयर में मिलती है, जो ग्राउंड लेवल ओजोन है, वो आपके लिए बेनिफिट नहीं है, वो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है, या आप बोल सकते हैं कि वो आपकी दुश्मन है, वो आपकी दोस्त नहीं है। जो ओजोन आपको स्ट्रेटोस्फेयर में मिल रही है वो आपकी फ्रेंड है, वो आपकी दोस्त है। क्यों? क्योंकि वो आपको प्रोटेक्ट कर रही है फ्रॉम द अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। और जो ओजोन प्रेजेंट है ग्राउंड में, जो ओजोन प्रेजेंट है ट्रोपोस्फेयर में, फर्स्ट लेयर है जो एटमॉस्फेयर की, उसमें जो ओजोन प्रेजेंट है दैट इज द सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट। एंड सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट्स आर मोर हार्मफुल, मोर डेंजरस देन द प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट्स। तो जो ओजोन प्रेजेंट है, तो ओजोन बेसिकली दो रीजंस में पाई जाती है। फर्स्ट रीजन जो है वो ट्रोपोस्फेयर है, जिसको हम ग्राउंड लेवल ओजोन बोलते हैं, विच इज एज अ पोल्यूटेंट, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स होती है। और जो ओजोन जो है एक सेकेंडरी एयर, जो ओजोन है एक स्ट्रेटोस्फेयर में मिलेगी, जो आपको यूवी रे से प्रोटेक्ट करेगी। तो ध्यान दीजिएगा इधर क्या लिखा गया है, ओजोन इज फाउंड इन 2 डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एटमॉस्फेयर, ग्राउंड लेवल और जिसको हम बैड ओजोन बोलते हैं। ग्राउंड लेवल जो मैंने अभी आपको बताया है एक टाइप का सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट होता है ओजोन। ओजोन इज अ ह्यूमन हेल्थ इरिटेंट एंड कंपोनेंट ऑफ द स्मोक, स्मोक का भी कंपोनेंट रहता है। इट इज फाउंड, यानी स्मोक का कंपोनेंट है, मतलब ओजोन इज बोल सकते हो आप स्मोक का कंपोनेंट है, रिस्पॉन्सिबल रहता है इसके लिए। इट इज फाउंड इन द लोएस्ट एटमॉस्फेयर। देखो ये जो ग्राउंड लेवल या बैड ओजोन है ये कहाँ पाई जाती है, ये ट्रोपोस्फेयर में पाई जाती है। एंड हैज नथिंग टू डू विद ओजोन होल। इसको ओजोन होल, जो स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन होल बन रहा है और जो ग्राउंड लेवल पे ओजोन है, दोनों को कोई आपस में लेना देना नहीं है। सेकंड, हायर लेवल या गुड ओजोन, इसको गुड ओजोन बोला, जो हाई लेवल पे है। हाई लेवल का मतलब जो स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है। नीचे वाली लेयर ट्रोपोस्फेयर, सेकंड लेयर स्ट्रेटोस्फेयर। जो स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है वो हमारी फ्रेंड है, वो हमें यूवी रे से बचा रही है। बट जो ट्रोपोस्फेयर में है वो हमारे लिए दुश्मन है, क्योंकि वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है ना। और प्रॉब्लम क्या क्रिएट कर रही है, देखो ह्यूमन हेल्थ इरिटेंट, ये ह्यूमन हेल्थ इरिटेंट है, इरिटेंट एंड कंपोनेंट ऑफ स्मोक। स्मोक के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होती है ग्राउंड लेवल की ओजोन। गुड लेवल ओजोन अकर्स इन द स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है। स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन लेयर एब्जॉर्ब द अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करता है, प्रिवेंटिंग डेंजरस यूवी रेज फ्रॉम द हिटिंग द अर्थ सरफेस, यू कैन से लाइक दैट। ओजोन इन ट्रोपोस्फेयर और ग्राउंड लेवल इज फॉर्म्ड थ्रू ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अब देखो जो ग्राउंड लेवल पे ओजोन होती है बच्चे, जो ग्राउंड लेवल पे ओजोन होती है बनती कैसे है, जो सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट्स ओजोन का वो बनता कैसे है। तो सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट्स बनता कैसे है, ओजोन इन द ट्रोपोस्फेयर और ग्राउंड लेवल इज फॉर्म्ड थ्रू अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। और रिएक्शंस क्या होती है, हाइड्रोकार्बन, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स और सनलाइट, इनकी रिएक्शंस होती है। तो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, कुछ हाइड्रोकार्बन्स है, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और हीट एंड सनलाइट, ये इनकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में ये आपस में रिएक्ट करते हैं, दे फॉर्म्स द ओजोन एंड दिस ओजोन इज द SAP, दैट इज सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट।
ये ओजोन बनेगी इनकी रिएक्शंस की वजह से, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन प्लस वोलेटाइल ऑर्गेनिक कार्बन। इट इज फॉर्म्ड व्हेन द पोल्यूटेंट रिलीज्ड फ्रॉम द गैसोलीन, डीजल पावर्ड व्हीकल्स, जो वोलेटाइल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस रिलीज होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स, ऑयल बेस्ड सॉल्वेंट्स रिएक्ट विद हीट एंड सनलाइट। फॉसिल फ्यूल्स कंबशन इज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ पोल्यूटेंट गैसेस दैट लीड टू द ट्रोपोस्फेरिक ओजोन प्रोडक्शन। ओजोन जो है ग्राउंड लेवल पे एक पोल्यूटेंट होते हैं जिसका टॉक्सिक इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है, विद हाई टॉक्सिक इफेक्ट, विद हाई टॉक्सिक इफेक्ट। इट मेक्स आवर आईज इच, आईज इच, बर्निंग हो जाती है, आईज इचिंग हो जाती है। ये किसकी वजह से होती है? ओजोन की वजह से होती है डियर। इट ऑल्सो लोअर्स आवर रेजिस्टेंस टू कोल्ड एंड न्यूमोनिया। इट ऑल्सो लोअर्स आवर रेजिस्टेंस टू कोल्ड एंड न्यूमोनिया। रेजिस्टेंस, अब थोड़ा बहुत जैसे सर्दी जुकाम हो जाता है, हमारी बॉडी उसको रजिस्ट कर सकती है, बट ये क्या बोल रहा है? इट लोअर्स आवर रेजिस्टेंस। तो जो थोड़ी बहुत पावर भी है वो ओजोन जो है उसको भी खत्म कर देती है, उसको भी कम कर देती है। सेकंड, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है ओजोन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो क्वेश्चन अभी तक तो नहीं आया है, दैट कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम, दैट ओजोन डे। नेशनल यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, यूएनजीए, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। अब ये जो वर्ड्स होते हैं ना, ये जो पॉइंट्स होते हैं, क्योंकि आपने कभी पढ़े नहीं होते हैं, एक टाइप का आप बोल सकते हो जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये जो पॉइंट्स हैं, तो इसको याद ही कर सकते हो आप, तो इसको डायरेक्टली याद रखिएगा। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली यूएनजीए 1994 में है, प्रोक्लेम्ड, इसने क्लेम किया है क्या? 16 सितंबर, डेट याद कर लीजिएगा, 16 सितंबर। आपका पेपर कब हुआ? 8 सितंबर को। यहां पर क्या लिखा है? 16 सितंबर। 16 सितंबर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली प्रोक्लेम्ड 16 सितंबर एज द इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द ओजोन लेयर। ओजोन लेयर की प्रिजर्वेशन के लिए कौन सा डे मनाया? कौन सा डे ओजोन लेयर की प्रिजर्वेशन को बता रहा है? दैट इज 16 सितंबर, 16 सितंबर। उसके बाद आप बोल यहां पर एक देखो, इस क्वेश्चन के अंदर ना एक ऑप्शन में आपको, इसका आंसर तो मैंने आपको बता दिया, यूवी रेडिएशन से। एक ऑप्शंस जो है इसमें आपको वो ग्रीन हाउस गैस भी देखने को मिलेगा। इस ऑप्शन में आपको ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट भी देखने को मिलेगा। और ये जो ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट है, अब देखिएगा इधर, ये जो ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट है, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो ये सारे पॉइंट्स ना पीडीएफ आपको मिल जाएगी। वन मोर पॉइंट, पीडीएफ आपको मिलेगी इसमें टेलीग्राम ग्रुप के अंदर। टेलीग्राम लिंक है ईसीपी इंजीनियर्स कैरियर पॉइंट का, डिस्क्रिप्शन में आप देखेंगे आपको लिंक मिल जाएगा और आपको पीडीएफ वहाँ से मिल जाएगी। व्हाट्सएप के ग्रुप में भी हम ये जो पीडीएफ है शेयर कर देंगे, ठीक है। जो मैं लिख रहा हूँ ना ये पीडीएफ में नहीं आएगा, देखो जो मैं लिख रहा हूँ ना वो रब हो जा रहा है, तो इसलिए बेटर है कि आप साथ साथ लिखते जाइएगा चीज़ों को, तो वो आपके लिए एक तरीके से ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। एक वर्ड है ग्रीन हाउस गैस, क्योंकि ग्रीन हाउस गैस से भी थोड़ी सी चीज़ें हैं जो जानकारी मैं आपको दे देता हूँ, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन दैट कैन बी एक्सपेक्टेड। ग्रीन हाउस गैस इज अ गैस दैट एब्जॉर्ब एंड एमिट्स इंफ्रारेड रेडिएशंस। ग्रीन हाउस गैसेज क्या होती है? वो सारी गैसेज जो हीट को ट्रैप करती है। द गैसेज विच ट्रैप्स द हीट इज नोन एज द ग्रीन हाउस गैसेज। वो सारी गैसेज जो हीट को ट्रैप करती है उसको क्या बोलते हैं? ग्रीन हाउस गैस बोलते हैं। ऑल दोज गैसेज विच ट्रैप्स द हीट, उसको हम क्या बोलेंगे? ग्रीन हाउस गैसेज बोलते हैं। ग्रीन हाउस गैसेज इज अ गैस दैट एब्जॉर्ब एंड एमिट इंफ्रारेड रेडिएशंस, जो एब्जॉर्ब करती है, एब्जॉर्ब एंड एमिट्स द इंफ्रारेड रेडिएशंस। दे एब्जॉर्ब इंफ्रारेड एनर्जी, हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है, हीट को ट्रैप करती है, इंफ्रारेड एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है। एमिटेड फ्रॉम द अर्थ सरफेस, मैंने बताया था अर्थ सरफेस से जो रेडिएशंस रिलीज हो रही हैं, ग्रीन हाउस गैसेज जो है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज ज़्यादा है, तो ये इन रेडिएशंस को क्या करेंगी? एब्जॉर्ब करेंगी। इसी वजह से तो टेम्परेचर ज़्यादा है, और जितनी ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेज बनती रहेंगी उतनी ज़्यादा हीट को ट्रैप करती रहेंगी, उतनी ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग देखने को मिलेगी। यही तो चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे एंड इसको नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, द गैसेज अलाउ द सनलाइट। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, देखिएगा। द गैसेज अलाउ द सनलाइट, गैसेज अलाउ सनलाइट टू एंटर द एटमोस्फियर फ्रीली। गैसेज अलाउ सनलाइट टू एंटर द एटमोस्फियर फ्रीली। गैसेज क्या करती है? जो सनलाइट हमारे अर्थ की सरफेस के पास आ रही है उसको इजिली अलाउ कर देती है, यानी उसकी एंट्रेंस पे कोई हिंड्रेंस क्रिएट नहीं करती है। बट जो अर्थ की रेडिएशन से रिफ्लेक्ट होती है उसके लिए एक हिंड्रेंस का काम करती है, उसको जाने नहीं देती है। यहां पर जब आप देखोगे, व्हेन सनलाइट स्ट्राइक द अर्थ सरफेस, सम ऑफ इट्स गेट्स रिफ्लेक्टेड बैक टुवर्ड्स द स्पेस एज इंफ्रारेड रेडिएशंस। तो जो उसको हम बोलते हैं लॉन्ग वेव रेडिएशन। ग्रीन हाउस गैसेस अलाउ द शॉर्ट वेव रेडिएशन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। यहां पर जो अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस में जो गैसेस, जो रेडिएशंस आ रही हैं, उसको हम बोलते हैं शॉर्ट वेव। और यहां से जो गैसेस जाएंगी, यहाँ से जो हीट जाएंगी, दीज आर द लॉन्ग वेव्स, उनको क्या बोलते हैं? लॉन्ग वेव्स। और ये वेव्स एनर्जी के इन्वर्सली रिलेशन होता है, अगर शॉर्ट वेव है तो एनर्जी ज़्यादा है, अगर लॉन्ग वेव है, दीज आर द लॉन्ग वेव्स जो जाएंगी।
लॉन्ग वेव्स इनकी एनर्जी कम होगी, इन्वर्सली रिलेशन चलते हैं। शॉर्ट वेव्स को आने देती हैं ग्रीन हाउस गैसेस, लॉन्ग वेव्स को जाने नहीं देती है। तो जो रेडिएटेड एनर्जी होती है वो लॉन्ग वेव्स होती है। यही लिखा है, ग्रीन हाउस गैसेस अलाउ द शॉर्टर वेव रेडिएशंस टू पास थ्रू देम बट दे एब्जॉर्ब द लॉन्गर वेव इंफ्रारेड रेडिएशंस। तो जो लॉन्गर वेव्स की रेडिएशंस है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, उसको जाने नहीं देगी, एब्जॉर्ब कर लेगी। द एब्जॉर्प्शन ऑफ द रेडिएशंस कॉजेज द मॉलिक्यूल्स ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेस टू वाइब्रेट मोर। और ये जो गैसेस हीट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, और जैसे ही गैसेस हीट को एब्जॉर्ब करेंगे मॉलिक्यूल्स विल वाइब्रेट मोर, और जैसे जैसे मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट होते रहेंगे विच रिजल्ट्स इन हीटिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर। इसकी वजह से एटमॉस्फेयर में आपको एक तरीके से हीटिंग देखने को मिलेगी, राइट। देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, मैनी गैसेज इन द एटमॉस्फेयर एग्जिबिट द ग्रीन हाउस गैसेज प्रॉपर्टीज। एग्जांपल, ग्रीन हाउस गैसेज कौन कौन सी होती है, मैं इसका एग्जांपल यहाँ पे लिखे गए हैं। तो वाटर वेपर्स कई बार पूछता है एग्जाम के अंदर, वाटर वेपर ग्रीन हाउस गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है, मीथेन कार्बन ग्रीन हाउस गैस है। सबसे ज़्यादा जो आप बोल सकते हैं एक तरीके से पोर्शन, या आप बोल सकते हैं कि ग्रीन हाउस गैसेज में कॉन्ट्रीब्यूशन, ग्रीन हाउस गैसेज में जो कॉन्ट्रीब्यूशन है सबसे ज़्यादा CO2 का रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे ज़्यादा रहता है। वाटर वेपर भी एक टाइप का ग्रीन हाउस गैसेज है, वाटर वेपर भी एक टाइप का ग्रीन हाउस गैसेज होती है। वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, एग्जाम्पल दीज आर द ग्रीन हाउस गैसेज, राइट। और कुछ और भी है जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है यहाँ पर भी लिखा गया है। अब देखो ग्रीन हाउस गैसेज में अगर हम बात करें, सोर्स की बात करें, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड सोर्स है भाई। कार्बन डाइऑक्साइड का सोर्स का क्या है, कहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, तो यहाँ पे क्या लिखा गया, दीज आर द बोथ नेचुरल एंड एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज। एंथ्रोपोजेनिक सोर्स का मतलब आर्टिफिशियल सोर्स जो मैन मेड एक्टिविटीज की वजह से आती है। तो ये नेचुरल सोर्स, नेचुरल एक्टिविटीज की वजह से भी CO2 रिलीज होता है, और आर्टिफिशियल एक्टिविटीज की वजह से भी CO2 रिलीज होता है। नेचुरल सोर्सेज में क्या क्या आता है, डिकम्पोजिशन होगा, कोई ऑर्गेनिक मैटर जो है डिकम्पोज हो गया है। ओशंस रिलीज एंड रेस्पिरेशंस, जब रेस्पिरेशंस होती है CO2 रिलीज होती है। वेयर एज द एंथ्रोपोजेनिक एमिशंस रिजल्ट्स फ्रॉम बर्निंग ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स, जब हम आर्टिफिशियल एक्टिविटीज जैसे कोई फॉसिल फ्यूल्स की बर्निंग करते हैं, लाइक कोल है, ऑयल है, नेचुरल गैसेज है, तो इस केसेस में जो है इंडस्ट्री से या थर्मल पावर स्टेशन से काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में CO2 रिलीज होता है। नेक्स्ट जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यहाँ पर द मोस्ट कॉमन एमिटर सबको पता है, रेफ्रिजरेटर्स, जो एयर कंडीशनर्स, जो कंप्रेसर्स होते हैं उसके अंदर जो रहता है आपका वो CFC रहता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन रहता है, राइट। नाइट्रस ऑक्साइड है इसके अंदर, नाइट्रस ऑक्साइड इज एमिटेड ड्यूरिंग द एग्रीकल्चरल लैंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, कंबशन ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स, ये भी फॉसिल फ्यूल्स की कंबशन की वजह से, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ की वजह से जो है ये नाइट्रस ऑक्साइड एक तरीके से रिलीज होता है, नाइट्रस ऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड, अब देखो सल्फर डाइऑक्साइड ना डायरेक्टली ग्रीन हाउस गैस नहीं होती है, ये इनडायरेक्टली आप बोल सकते हो एक तरीके से ग्रीन हाउस गैस है, डायरेक्टली हम इसको नहीं बोलेंगे ग्रीन हाउस गैस है। तो सल्फर डाइऑक्साइड में लिखा है ग्रीन हाउस गैस के अंदर, बट याद रखिएगा ये डायरेक्टली नहीं है, इट इज इनडायरेक्टली। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, कभी आप कंफ्यूज हो जाओ, दिस इज द इनडायरेक्टली। सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो इनडायरेक्टली है, इनडायरेक्टली हम बोलेंगे ग्रीन हाउस गैस के बारे में, डायरेक्टली हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम के अंदर ये सल्फर डाइऑक्साइड के विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैसेज, राइट। सल्फर डाइऑक्साइड इज प्राइमरली एमिटेड फ्रॉम द फॉसिल फ्यूल कंबशन एट द पावर प्लांट्स, ये भी वही है, पावर प्लांट्स जो है फ्यूल कंबशन वहां से रिलीज होता है। अब देखो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको याद रखना है। ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल एस्टैब्लिश, अगेन जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से पॉइंट लिखे गए, GHG प्रोटोकॉल्स, ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल्स एस्टैब्लिशेस global standardized framework to measure and manage the greenhouse gas, to measure and manage the greenhouse gas emission from private and public sectors operations, value chain and mitigation actions। मेजर करना है, मैनेज करना है ग्रीन हाउस गैसेस को, तो मेजर एंड मैनेज करने के लिए ग्रीन हाउस गैसेस को GHG प्रोटोकॉल, ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल ने एस्टेब्लिश किया है एक कॉम्प्रहेंसिव ग्लोबल स्टैंडर्डाइज्ड फ्रेमवर्क, एक कॉम्प्रहेंसिव ग्लोबल स्टैंडर्डाइज्ड फ्रेमवर्क एक एस्टेब्लिश किया गया है बाय ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल, जिसमें क्या बोला, जिसमें क्या होगा, मेजर होगा, मेजरमेंट होगी और मैनेजमेंट होगी। तो मेजर एंड मैनेज द ग्रीन हाउस गैसेस। GHG प्रोटोकॉल सप्लाइज द वर्ल्ड्स मोस्ट वाइडली यूज्ड ग्रीन हाउस गैस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, राइट। इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप याद रखेंगे, इंडिया लॉन्च्ड इन द मार्च 2012 बाय वर्ल्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट WRI, इंडिया द कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज एंड द एनर्जी एंड द रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, द इंडिया ग्रीन हाउस गैस प्रोग्राम इज अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन द GHG अकाउंटिंग इन इंडिया। तो इंडिया भी जो है एक तरीके से यहाँ पर कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहा है, तो आप इस चीज़ का भी याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है एसिड रेन। अब देखो एसिड रेन की अगर मैं बात करूं, एसिड रेन इज कोज्ड बाय द ऑक्साइड्स ऑफ, एसिड रेन किस वजह से आता है, एसिड रेन इज कोज्ड बाय द ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन। एसिड रेन्स जो होता है बाय द कोज ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन, सल्फर और नाइट्रोजन की वजह से एसिड रेन्स आते हैं। अब देखो एसिड रेन के बारे में पॉइंट्स जो लिखा है आप समझिएगा, एसिड रेन नाम से समझ आ रहा है ना, एसिड रेन का मतलब क्या है, बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, बट साथ में कुछ एसिडिक कंपाउंड्स भी आ गए हैं।
इसी को एसिड रेन बोल देंगे। बारिश हो रही है, इसके साथ में कुछ एसिडिक कंपाउंड्स आ गए हैं, दैट इज एसिडिक रेन। जैसे H2SO4, और H2SO4 सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट है। मैंने पहला सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट आपको ओजोन बताया, दूसरा सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट H2SO4, नाम से समझ रहा है SOFOR यानी सल्फेट रिस्पॉन्सिबल होता है। इसमें साथ में नाइट्रोजन जो है वो भी रहते हैं, सल्फर और नाइट्रोजन दोनों ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एसिडिक रेन के लिए। तो सल्फर और नाइट्रोजन दोनों होते हैं। तो H2SO4 बनेगा, वो बारिश होगी, अगर बारिश को जरूरी नहीं है कि रेनफॉल ही होगा, कोई स्नोफॉल भी हो सकता है, उसमें अगर कोई एसिडिक कंपोनेंट है तब भी हम बोल देंगे एसिडिक रेन हो रही है। ड्रिजल हो रहा हो वो भी हम बोल देंगे। तो कोई भी प्रेसिपिटेशन किसी भी फॉर्म में हो सकती है, हम बोल देंगे एसिड रेन हो रहा है, राइट। तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं एसिड रेन की वजह से, तो एसिड रेन और एसिडिक डिपोजिशन इज अ ब्रॉड टर्म दैट इंक्लूड्स एनी फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन, किसी भी फॉर्म में प्रेसिपिटेशन हो सकती है विद एसिडिक कंपोनेंट्स, दैट इज लाइन एसिडिक कंपोनेंट्स। तो प्रेसिपिटेशन हुई है, एसिडिक कंपोनेंट्स सच एज सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक एसिड दैट फॉल टू द ग्राउंड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, that include the rain, snow, fog, hail, even dust that is acidic. Acid rain results, acid rain कब होती है? When sulfur dioxide and nitrogen oxides are emitted into the atmosphere. जब ये सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स एटमॉस्फेयर में एमिट होंगे, ट्रांसपोर्टेड बाय द विंड, और ये जो सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन है, जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं और आपस में केमिकली रिएक्ट करके, तो ये क्या बनाते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड HNO3 H2SO4। ये जो सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बना हुआ है, जब ये ऊपर बन गया है, बारिश के साथ ये पानी के साथ नीचे आएगा, एसिडिक रेन है, तो अफेक्ट करेगा, वेजिटेशन को अफेक्ट करेगा, बिल्डिंग्स को अफेक्ट करेगा, एसिड रेन है। तो यहाँ पर जब हम इसके अफेक्ट की बात करते हैं, एसिड रेन अफेक्ट द ट्रीज, ट्रीज की ग्रोथ नहीं हो पाएगी, ट्रीज की ग्रोथ नहीं हो पाएगी अगर एसिडिक रेन हो गई है, तो ट्रीज की ग्रोथ को अफेक्ट करता है। एसिड रेन लीचेस एल्यूमिनियम फ्रॉम द सोइल, ये जो सोइल है, सोइल जब एसिड रेन हो रही है, बारिश का पानी आया है, एसिडिक कंपोनेंट है, साथ में H2SO4 है, नाइट्रिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड है, तो बारिश का पानी जब सोइल में गया तो सोइल में जो एल्यूमिनियम है वो पानी के साथ नीचे चला जाता है, और जब इसका मतलब सोइल में एल्यूमिनियम की जो है एक तरीके से कमी हो जाएगी, और इसको बोलते हैं लीचिंग। एसिड रेन लीचेस एल्यूमिनियम फ्रॉम द सोइल विच इज हार्मफुल टू द प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स। एसिड रेन ऑल्सो रिमूव्स द मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सोइल, अपने साथ कुछ न्यूट्रिएंट्स को भी ले जाएगा, मिनरल्स को भी ले जाएगा फ्रॉम द सोइल। तो यहाँ पर सोइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स मिनरल्स की कमी हो जाती है, प्लांट्स की ग्रोथ नहीं हो पाती है, न्यूट्रिएंट्स की कमी हो गई है, प्लांट्स ग्रोथ नहीं करेंगे। द एसिडिक पार्टिकल्स करोड द मेटल, मटेरियल है, बिल्डिंग कोई बनाई है या कोई स्टील का मटेरियल है, वहाँ पर मटेरियल में करोजन देखने को मिलेगा, क्योंकि एसिडिक कंपोनेंट है, एसिडिक इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द करोजन। तो करोड द मटेरियल एंड कॉज द पेंट एंड स्टोन टू डेटेरियोरेट, जो स्टोन जो पेंट लगाया हुआ है वो डेटेरियोरेट हो जाएगा जल्दी, उसकी ड्यूरेबिलिटी कम हो जाएगी। एसिडिक रेन रिजल्ट्स इन एम्ब्रिटलमेंट एंड डिसकलरेशन ऑफ द पेपर। इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, पेपर का डिसकलरेशन होना एसिडिक रेन रिस्पॉन्सिबल होता है, पेपर का डिसकलरेशन इज ड्यू टू द एसिडिक रेन। एसिड रेन कैन कॉज क्रैकिंग इन लेदर एंड रबर, क्रैकिंग इन लेदर एंड रबर, ये भी एसिडिक रेन की वजह से होता है। Now next point of discussion, next question is electrostatic precipitator is used for the control of, electrostatic precipitators किस चीज के लिए यूज किए जाते हैं? अब देखो यहाँ पे, जब हम एयर पोल्यूशन की कंट्रोल की बात करते हैं, when we talk about the control of the air pollution, एयर पोल्यूशन के कंट्रोल की जब हम बात करें, तो एयर पोल्यूशन की कंट्रोल हम कैसे कर सकते हैं? नेचुरली भी एयर पोल्यूशन कंट्रोल, जैसे नेचुरली एयर के पास अपनी प्रॉपर्टीज होती है, दीज आर नोन एज द सेल्फ क्लींजिंग प्रॉपर्टी, एयर अपने आप को प्योरीफाई करती है। जैसे मान लो आपने सबने ऑब्जर्व भी किया होगा, अभी एयर में पोल्यूशन है, डस्ट पार्टिकल्स हैं, बारिश आई है, बारिश के बाद एकदम से पूरा का पूरा जो एनवायरमेंट है वो एकदम से क्लियर हो जाता है ना, तो क्योंकि सारे पार्टिकल्स खत्म हो जाते हैं या नीचे चले जाते हैं, वॉश आउट हो जाते हैं। तो नेचुरली जो है एयर अपने आप को प्योरीफाई कर रही है, नेचुरल प्रॉपर्टी, नेचुरल सेल्फ क्लींजिंग प्रॉपर्टी हम बोलते हैं एयर की। सिमिलरली तो कुछ आर्टिफिशियल मेथड्स भी हैं जिससे हम एयर के जो पार्टिकल्स हैं उसको कम कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, इसको फर्दर हम उस एयर को यूज भी कर सकते हैं। तो सम मैकेनिकल डिवाइसेज आर इंस्टॉल्ड, सम मैकेनिकल डिवाइसेज आर यूज्ड टू control the air pollution. Air pollution can be controlled by the mechanical devices artificially. And जो mechanical devices हैं, दो mechanical devices हैं, यहाँ पे बच्चे confuse होते हैं, थोड़ा ध्यान रखिएगा। Mechanical devices में those devices which helps in reducing the particulate matter, कुछ ऐसे डिवाइस भी हैं जो सिर्फ पर्टिकुलेट मैटर को रिमूव करेंगे, और कुछ ऐसे डिवाइस हैं जो गैसेस पोल्यूटेंट को रिमूव करेंगे। जब हम एयर के पोल्यूशन की बात करते हैं, पोल्यूटेंट्स की बात करते हैं, जैसे CO2, SO2, NO, NO2, ये सब हाइड्रोकार्बन हो गया है, लेड हो गया है, ये सब क्या है? ये है आपके पोल्यूटेंट्स, ये है आपके पोल्यूटेंट्स। इसमें कुछ पर्टिकुलेट मैटर्स भी होंगे, सॉलिड पार्टिकल्स भी होंगे, दीज आर द पर्टिकुलेट मैटर्स। पर्टिकुलेट मैटर्स कुछ आपके थर्मल पावर स्टेशन है, जैसे वहाँ से जो गैसेज रिलीज हो रही है उसमें पार्टिकल्स चले जाते हैं,
दीज आर द पर्टिकुलेट मैटर्स। तो कुछ पर्टिकुलेट मैटर्स भी होते हैं, और जो पर्टिकुलेट मैटर्स होते हैं ये सॉलिड भी होते हैं, लिक्विड भी होते हैं, ये पर्टिकुलेट मैटर्स होते हैं। जैसे आपने नाम सुना है SPM10। SPM10 का मतलब होगा सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर, जिसमें पार्टिकल साइज लेस देन 10 माइक्रोमीटर है, 10 माइक्रोन से। SPM 2.5 सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर्स, जिसमें पार्टिकल साइज लेस देन 2.5 माइक्रोन है, उस एयर को हम बोलेंगे SPM 2.5, या उसके अंदर SPM 2.5 प्रेजेंट है। तो अब इसको रिमूव कैसे करोगे? तो ये जो पर्टिकुलेट मैटर है एयर में से, अगर आप पर्टिकुलेट मैटर को रिमूव करना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास अलग डिवाइसेस होंगे। आप गैसेस पोल्यूटेंट्स को रिमूव करना चाहते हैं एयर में से, गैसेस पोल्यूटेंट्स को रिमूव करने के लिए उसके लिए आपके पास अलग डिवाइसेस हैं। कुछ डिवाइसेस कॉमन भी है, कुछ डिवाइसेस कॉमन भी होते हैं, राइट? मैं बता दूंगा। तो दोज डिवाइसेस विच हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द पर्टिकुलेट मैटर एंड दोज डिवाइसेस विच हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द गैसेस पोल्यूटेंट्स, दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है मैकेनिकल डिवाइसेस को। पहले मैं बात कर रहा हूं मैकेनिकल डिवाइसेस विच आर यूज्ड टू कंट्रोल द पर्टिकुलेट मैटर, जो पर्टिकुलेट मैटर को कंट्रोल करेंगे, रिड्यूस करेंगे, पर्टिकुलेट मैटर को रिड्यूस करेंगे। पर्टिकुलेट मैटर को रिड्यूस करने के लिए जो डिवाइसेस हैं, ग्रेविटेशनल सेटलिंग चैम्बर, सेंट्रीफ्यूगल कलेक्टर इंक्लूडिंग साइक्लोन कलेक्टर एंड डायनामिक प्रेसिपिटेटर्स, यहाँ पर वेट स्क्रबर्स, कलेक्टर्स इंक्लूडिंग स्प्रे टावर एंड वेट साइक्लोनिक स्क्रबर, वेंचुरी स्क्रबर, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, फैब्रिक फिल्टर, राइट? अब मैंने नाम लिए, एक एक करके आप इनके बारे में देखिए, ये सारे आपको याद करने पड़ेंगे, सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहला है जो ग्रेविटेशनल सेटलिंग चैम्बर है, इसमें नाम से समझ आ रहा है, इसमें करते हैं ग्रेविटेशनल सेटलिंग चैम्बर में एक चैम्बर रहता है, यहाँ पर एक चैम्बर रहेगा ग्रेविटेशनल सेटलिंग चैम्बर। इस चैम्बर में हम लोग क्या करते हैं, एयर की एंट्री करवाते हैं, एयर की एंट्री करवाएंगे। यहाँ पर जब हम एयर की एंट्री करवाते हैं, यहाँ से एयर मूव करती है, जब एयर यहाँ से मूव करेगी, यहाँ से जब एयर मूव करती है, एयर जब यहाँ से मूव करती है तो यहाँ पे जो पार्टिकल्स होते हैं ये पार्टिकल सेटल कर जाते हैं। एयर की वेलोसिटी जितनी कम रखोगे उतने ज़्यादा पार्टिकल सेटल करेंगे, एयर की वेलोसिटी जितनी ज़्यादा रखोगे उतने ही कम पार्टिकल यहाँ पे क्या करेंगे, सेटल करेंगे। तो एयर की वेलोसिटी कम रखोगे, एयर की वेलोसिटी ज़्यादा रखोगे तो पार्टिकल्स क्या करेंगे, उसके तरीके से सेटल करते हैं। तो ग्रेविटेशनल सेटलिंग चैम्बर्स हम इसको बोलते हैं, दीज आर द ग्रेविटेशनल सेटलिंग चैम्बर्स। अब आपको याद क्या रखना है, आपको ये प्रिंसिपल तो याद नहीं रखना है कि आपको अगर देखना हो डायग्राम वगैरह, एक बार नेट से आप देख सकते हैं डायग्राम को, मैं आपको बता देता हूँ कि आपको याद क्या करना है। ग्रेविटेशनल सेटलिंग चैम्बर में आपको दो पॉइंट याद करने हैं, मिनिमम पार्टिकल दैट कैन बी रिमूव्ड और उसकी एफिशिएंसी। ग्रेविटेशनल सेटलिंग चैम्बर में जो मिनिमम पार्टिकल है जिसको जो रिमूव कर सकता है ये 50 माइक्रोमीटर से बड़े पार्टिकल, यानी 50 माइक्रोन से बड़े पार्टिकल अगर एयर में प्रेजेंट है दे कैन बी रिमूव्ड बाय द ग्रेविटेशनल चैम्बर। एफिशिएंसी कितनी आती है, लेस देन 50%। ये चीज आपको याद रखनी है, डायरेक्टली एग्जाम में स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है। Principle of working: the emitted smoke when made to pass through a settling chamber drops some of their larger size particle in the chamber under the Stokes law। हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, स्टोक्स लॉ लगाते हैं। जब पार्टिकल सेटल करता है वी फाइंड द सेटलिंग वेलोसिटी, उसके बेसिस पर डिजाइनिंग की जाती है। तो स्टोक्स लॉ एक तरीके से यहाँ पे लगाया जाता है, जो अभी मैंने आपको बताया है। सेकंड जो है वो सेंट्रीफ्यूगल कलेक्टर इंक्लूडिंग साइक्लोन कलेक्टर एंड डायनामिक प्रेसिपिटेटर्स। सेंट्रीफ्यूगल कलेक्टर नाम से समझ आ रहा है सेंट्रीफ्यूगल, तो यहाँ पर क्या करते हैं, एयर को पास करवाएंगे, एयर को एक स्पिनिंग मोशन में अलाउ करते हैं मूवमेंट। एयर क्या करता है, सर्कुलर मोशन में हम एयर की मूवमेंट को अलाउ करेंगे। जब एयर सर्कुलर मोशन में मूव करेगी तो जैसे ही एयर सर्कुलर पाथ में मूव करेगी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पिक्चर में आएगा। तो इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पार्टिकल के ऊपर लगेगा और पार्टिकल बाउंड्री से टकराएगा और बाउंड्री के साथ पार्टिकल नीचे चला जाएगा। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आएगा पिक्चर में जैसे जैसे एयर सर्कुलर पाथ में मूव करती है। तो सेंट्रीफ्यूगल कलेक्टर हमने इसको नाम दिया है। सेंट्रीफ्यूगल कलेक्टर में यहाँ पर साइक्लोन कलेक्टर है और एक डायनामिक प्रेसिपिटेटर है। साइक्लोन कलेक्टर में साइक्लोनिक मूवमेंट हो रही है, डायनामिक प्रेसिपिटेटर्स में रोटेटिंग वेन्स यहाँ पे यूज किए जाते हैं। डायनामिक प्रेसिपिटेटर्स अगर आप यूज कर रहे हो इसकी एफिशिएंसी ज्यादा आती है कंपेरेटिवली टू साइक्लोन कलेक्टर्स। अब इसमें क्या रहता है, मिनिमम पार्टिकल साइज दैट कैन बी रिमूव, जो आपको याद रखने हैं 5 से 25 माइक्रोमीटर, एफिशिएंसी 50 से 90% रहती है। देखो एक साइक्लोन कलेक्टर इज अ स्पेशली डिजाइन क्लोज चैम्बर इन विच द वेलोसिटी ऑफ द इनलेट गैस इज ट्रांसफॉर्म इन द स्पिनिंग वोर्टेक्स। आप ये पढ़ सकते हैं, इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, आप इसको एक बार पढ़ भी लोगे आपको इजी चीजें समझ आ जाएंगी कि यहाँ पर क्या लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट मैं पॉइंट बता देता हूँ, वेट स्क्रबर। वेट स्क्रबर क्या रहेगा आपका, वेट स्क्रबर जो है 3 टाइप के इसके अंदर रहते हैं। एक आपका रहता है आपका स्प्रे टावर, एक रहता है इसमें वेट साइक्लोनिक स्क्रबर, एक रहता है आपका वेंचुरी स्क्रबर। तो यहाँ पर एक स्प्रे टावर रहता है, वेट साइक्लोनिक और वेंचुरी स्क्रबर। ये जो आपका स्प्रे टावर है और ये जो आपका वेंचुरी स्क्रबर है, दीज आर ऑल्सो यूज्ड टू रिमूव दी गैसेस पोल्यूटेंट्स। इनको गैसेस पोल्यूटेंट्स के रिमूव करने के लिए भी यूज किया जाता है, पर्टिकुलेट मैटर्स के रिमूवल के लिए भी इनको यूज किया जाता है। तो यहाँ पर स्प्रे टावर और वेंचुरी स्क्रबर जो है ये, अब स्प्रे टावर अगर आप यूज कर रहे हो तो ये पार्टिकल साइज ग्रेटर देन 10 माइक्रोमीटर उसको रिमूव करेगा। वेट साइक्लोनिक ग्रेटर देन 2.5 माइक्रोमीटर,
वेंचुरी स्क्रबर ग्रेटर देन 0.5 माइक्रोमीटर, ग्रेटर देन 0.5 माइक्रोमीटर। और इसकी एफिशिएंसी के बारे में देखिएगा, इसकी एफिशिएंसी लेस देन 80% आती है। वेट साइक्लोनिक स्क्रबर की एफिशिएंसी लेस देन 80% है। वेंचुरी स्क्रबर की एफिशिएंसी जो है 99% से कम होती है, राइट। अगर आप पढ़ना चाहो तो ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, तो आप इसको भी एक तरीके से पढ़ सकते हैं, कौन सा सॉल्यूशन यहाँ पर हम ऐड करेंगे, राइट। नेक्स्ट वी हैव इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। अब जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर की बात, ये देखो क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम के अंदर, जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर की बात करते हैं तो मिनिमम पार्टिकल दैट कैन बी रिमूव्ड ग्रेटर देन 1 माइक्रोमीटर, 95 से 99% इसकी एफिशिएंसी होती है। मोस्टली जो यूज़ किया जाता है इंडस्ट्रीज़ में, मोस्टली जो यूज़ किया जाता है थर्मल पावर प्लांट्स में, वो ये वाला डिवाइस होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स यूज़ किया जाता है मोस्टली डिवाइसेस पर्टिकुलेट मैटर को रिमूव करने के लिए। एक लास्ट पॉइंट है इसमें फैब्रिक फिल्टर। फैब्रिक फिल्टर जिसमें आप बोल सकते हैं कि पार्टिकल साइज जो रिमूव होता है वो लेस देन 1 माइक्रोमीटर है और इसकी एफिशिएंसी 99% से ज़्यादा होती है। ये आपका फैब्रिक फिल्टर है। इसमें हम जो है फैब्रिक फिल्टर्स का यूज़ करते हैं और एयर को पास कराते हैं, ठीक है, वॉइड्स में पार्टिकल रिटेन हो जाते हैं। नाउ नेक्स्ट कुछ गैसेस पोल्यूटेंट्स हैं इंडस्ट्रीज में। गैसेस पोल्यूटेंट्स को कैसे रिमूव करते हो? गैसेस पोल्यूटेंट्स को रिमूव करने के लिए एक है एड्सॉर्प्शन यूनिट, एक है एब्जॉर्प्शन यूनिट है, ये ए बी है, ये एब्जॉर्प्शन है, एक एड्सॉर्प्शन है, थर्ड कंबशन और इंसिनरेशन इक्विपमेंट है। जो पहला है वो एब्जॉर्प्शन यूनिट है। एब्जॉर्प्शन यूनिट में स्प्रे टावर, मैंने बताया था आपको, स्प्रे टावर यूज कर सकते हैं, प्लेट टावर, पैक टावर, वेंचुरी स्क्रबर। स्प्रे टावर और वेंचुरी स्क्रबर पर्टिकुलेट मैटर को रिमूव करने के लिए भी यूज किया जाता है और गैसेस पोल्यूटेंट्स को रिमूव करने के लिए भी यूज किया जाता है। एड्सॉर्प्शन यूनिट्स में एड्सॉर्प्शन यूनिट्स आर एड्सॉर्बेंट, इसमें एड्सॉर्बेंट यूज करते हैं लाइक एक्टिवेटेड कार्बन, एक्टिवेटेड एल्यूमिना, सिलिका जेल, ये आप एक तरीके से यूज कर सकते हैं। एक कंबशन और इंसिनरेशन इक्विपमेंट यहाँ पे रहता है, तो नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है एक्सपोजर टू एक्सेसिव नॉइस कैन नॉट कोज। यहाँ पर एक्सपोजर टू एक्सेसिव नॉइस की अगर हम बात करें, एक्सेसिव नॉइस, एक्सपोजर टू एक्सेसिव नॉइस कैन नॉट कोज रेस्पिरेटरी डिजीज। अगर नॉइस बहुत ज़्यादा है, देखो हल्की सी नॉइस है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, नो नॉइस पोल्यूशन। नॉइस ज़्यादा है और हमें प्रॉब्लम हो रही है, वी से नॉइस पोल्यूशन। सिंपल सा फंडा है यहाँ पे कि अगर सिस्टम में नॉइस है, हमारे एनवायरनमेंट में नॉइस है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, नो नॉइस पोल्यूशन। हमें प्रॉब्लम हो रही है, नॉइस पोल्यूशन। अगर साउंड ज़्यादा है, ज़्यादा टाइम के लिए है, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी से कि ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है साउंड की और हमें प्रॉब्लम्स हो रही है, तो हम बोलेंगे नॉइस पोल्यूशन हुआ है। अगर एक्सपोजर टू एक्सेसिव नॉइस की अगर हम बात करें, उसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, नॉइस पोल्यूशन की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम आती है, ज़्यादा नॉइस है तो इसमें तीन प्रॉब्लम इसमें लिखी गई हैं जो आती हैं, जैसे हीयरिंग इम्पेयरमेंट, ये प्रॉब्लम आएगी। राइज इन ब्लड प्रेशर राइज हो जाता है, ये प्रॉब्लम है। इंसोमेनिया, इसकी प्रॉब्लम आती है। बट रेस्पिरेटरी डिजीज जो है एक तरीके से बोल सकते हैं कि डायरेक्टली अफेक्ट नहीं होता है। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, देखो, नॉइस पोल्यूशन कैन कॉज अ नंबर ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स इंक्लूड्स। नॉइस पोल्यूशन की वजह से क्या क्या हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, हीयरिंग लॉस हो सकता है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। स्ट्रेस आता है, स्लीप डिसरप्शन होती है, हाई ब्लड प्रेशर, कोग्निटिव इम्पेयरमेंट, वर्क प्लेस एक्सीडेंट्स, हार्ट डिजीज, गैस्ट्रोनस इश्यूज, या आप बोल सकते हैं हार्ट अटैक्स। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये एग्जाम में आया हुआ है, आप ध्यान रखिएगा। ग्रीन मफलर, ग्रीन मफलर एक टेक्निक होती है जो एसोसिएटेड होती है नॉइस के साथ। ग्रीन मफलर एक टेक्निक है जिसमें हम ट्रीज प्लांट करते हैं यूजली इन द 4 to 5 रोज। तो 4 से 5 रोज के अंदर हमने प्लांट्स को ग्रो किया हुआ है ताकि नॉइस पोल्यूशन को रिड्यूस किया जाए। इस टेक्निक को बोलते हैं ग्रीन मफलर। याद रखिएगा, ग्रीन मफलर जो वर्ड है वो एसोसिएटेड है नॉइस के साथ। नया क्वेश्चन आपके लिए, तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर। हाउएवर दिस ग्रीन मफलर ऑल्सो हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द एयर पोल्यूशन, बट प्राइमरी जो हमने यूज किया है नॉइस पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए। द कोल्डेस्ट रीजन ऑफ द एटमोस्फियर, कोल्डेस्ट रीजन की अगर हम बात करें एटमोस्फियर, दैट इज अ मेजोस्फियर। मेजोस्फियर जो है वो कोल्डेस्ट रीजन होता है एटमोस्फियर का। यहाँ पर आप देखोगे कि एटमोस्फियर के अंदर सेवरल लेयर्स बनी होती हैं। ट्रोपोस्फियर है, फिर स्ट्रेटोस्फियर है, उसके बाद आप देखोगे मेजोस्फियर है, फिर थर्मोस्फियर है, फिर एक्सोस्फियर है। यहाँ पर जब आप देखोगे ट्रोपोस्फियर में टेम्परेचर जो है 62 डिग्री फ़ारेनहाइट से माइनस का 60 डिग्री फ़ारेनहाइट तक जाता है। टेम्परेचर ऊपर की तरफ जाते जाते डिक्रीज करता है। बट ये ट्रोपोस्फियर की कहानी थी। मैंने आपको बताया था कि ऊपर की तरफ जाते जाते टेम्परेचर डिक्रीज करता है। अभी डजेंट मीन कि आप ऊपर जाते जाते सूरज तक पहुंच जाओ, सर टेम्परेचर डिक्रीज होना था, वहाँ तो सर टेम्परेचर बढ़ गया। टेम्परेचर बढ़ेगा, हम उसकी बात थोड़ी कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं लैप्सेरेट, एनवायरमेंट लैप्सेरेट, वो सब ट्रोपोस्फियर के लिए डिफाइंड है। बट आप स्ट्रेटोस्फियर में देखोगे तो स्ट्रेटोस्फियर में ऊपर जाते जाते टेम्परेचर बढ़ गया है। ऊपर जाते जाते टेम्परेचर इंक्रीज करता है स्ट्रेटोस्फियर। ओजोन जो आपकी दोस्त थी स्ट्रेटोस्फियर में मिलती है। ओजोन जो आपकी दुश्मन है
ट्रोपोस्फीयर में मिलती है। फर्स्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर ट्रोपोस्फीयर, सेकंड लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर स्ट्रेटोस्फीयर, फिर उसके बाद आता है मेजोस्फीयर। मेजोस्फीयर में टेम्परेचर 5 डिग्री से फिर डिक्रीज होता होता है माइनस का 148, सबसे ज्यादा टेम्परेचर डिक्रीज इसमें होता है माइनस का 148। फिर उसमें देखो टेम्परेचर बढ़ गया 930 से 3600 डिग्री फ़ारेनहाइट। थर्मोस्फीयर में जो है टेम्परेचर फिर बढ़ जाता है। तो सबसे कोल्डेस्ट जो लेयर होती है, जो कोल्डेस्ट एटमॉस्फेयर की लेयर होती है, वो होती है मेजोस्फीयर, सबसे कोल्डेस्ट होती है। ये आप ग्राफ से पढ़ सकते हैं और यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में लिखी हुई है, इसकी थिकनेस वगैरह लिखी हुई है इसके अंदर कि किस लेयर की कितनी थिकनेस होती है। एक बार पढ़ लोगे, ओवरव्यू मिलेगा आपको, तो हो सकता है ये एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए। वैसे थिकनेस वगैरह से क्वेश्चन बहुत ही रेयर है, लेकिन अगर पूछा है तो आप बता भी सकते हैं। ठीक है, एक बार पढ़ लेना चाहिए को। नेक्स्ट पॉइंट, द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? बस वही मैंने आपको बताया था। देखो कार्बन डाइऑक्साइड तो ये होती है भाई, सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन इसी का होता है। मीथेन भी होती है, ओजोन भी होती है। SO2 इज नॉट अ डायरेक्टली ग्रीन हाउस गैस, नहीं बोलते हैं इसको। सल्फर डाइऑक्साइड इज कंसिडर्ड एज इनडायरेक्ट ग्रीन हाउस गैस। SO2 को हम इनडायरेक्ट ग्रीन हाउस बोलते हैं बिकॉज ऑफ इट्स इफेक्ट ऑन द अदर मटेरियल्स एंड ग्रीन हाउस गैसेज इन द एटमॉस्फेयर। इसको हम कंसीडर करते हैं इनडायरेक्ट, डायरेक्टली नहीं बोलते, इनडायरेक्ट ग्रीन हाउस गैस है बिकॉज ऑफ इट्स इफेक्ट ऑन अदर मटेरियल। इसका इफेक्ट और मटेरियल पर ज्यादा होता है। ग्रीन हाउस गैसेस वही जो मैंने आपको पहले भी बताया था, सेम सॉल्यूशन है, सेम चीजें आपको पहले मैं डिस्क्राइब कर चुका हूँ। एटमॉस्फेयर दैट ट्रैप द हीट, और ग्रीन हाउस इफेक्ट कोज करता है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज। एक एक पॉइंट है वो आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि कहाँ से रिलीज हो रहे हैं, सोर्स ऑफ देयर। तो आप पहले वाला क्वेश्चन जो एक तरीके से देख सकते हैं। नाउ दिस क्वेश्चन आल्सो इंपॉर्टेंट, रिंगलमैन स्केल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये जो है ए में भी एक्सपेक्टेड है। देखो कुछ भी आ सकता है, ए ऊपर वाले क्वेश्चन में से भी आ सकता है, नो डाउट। तो मैं ये क्वेश्चन आया हुआ है ए के एग्जाम के अंदर, एक एग्जाम में पूछा गया है रिंगलमैन स्केल, इसलिए बता रहा हूँ। रिंगलमैन स्केल का यूज करते हैं स्मोक की डेंसिटी, ग्रेड डेंसिटी ऑफ स्मोक, स्मोक की ग्रेड डेंसिटी को मेजर करने के लिए रिंगलमैन स्केल का यूज किया जाता है। रिंगलमैन स्केल जो है, हम डेंसिटी ऑफ स्मोक को मेजर करना है तो हम रिंगलमैन स्केल का यूज करते हैं। इसके अंदर 5 लेवल्स होते हैं डेंसिटी के, इसके अंदर 5 लेवल होते हैं डेंसिटी के। यहाँ पर जो है फ्रॉम द ग्रिड ऑफ ब्लैक लाइंस ऑन अ वाइट सरफेस विच इफ व्यूड फ्रॉम अ डिस्टेंस मर्ज इनटू द नॉन शेड ऑफ ग्रे। यहाँ पे 5 शेड्स होती हैं, 5 लेवल्स होते हैं। शेड 1 इज स्लाइटली ग्रे होता है, शेड 2, 3, 4, 5 कोरस्पॉन्ड टू द ओपेसिटीज ऑफ 40%, 60%, 80%। ये देख सकते हो, शेड 1, शेड 2, शेड 3, शेड 4, शेड 5, अलग अलग शेड्स होते हैं, अलग अलग शेड्स होते हैं। तो जितनी ज़्यादा शेड्स होगी, जितना डार्क होगा उतनी ज़्यादा डेंसिटी मिलेगी आपको स्मोक की, जितना कम है उतना ही कम स्मोक मिलेगा। तो ये एक तरीके से आप बता सकते हैं। रेल ये आपको लिखा हुआ है यहाँ पे, सब आप देख सकते हैं इस तरीके से। दिस इज द ग्रेड डेंसिटी रिंगलमैन स्केल। एल्बिडो ऑफ द अर्थ, अर्थ का एल्बिडो कैसे बताते हो? रिफ्लेक्शन पावर। एल्बिडो अर्थ का, पूरी अर्थ का एल्बिडो एक तरीके से अप्रोक्सीमेटली 0.31 लेकर चलते हैं। अर्थ एल्बिडो इज अबाउट 0.31, मीनिंग इसका मतलब क्या है? दैट 1/3 ऑफ द सोलर रेडिएशंस दैट रीचेस द अर्थ इज रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द स्पेस। कितनी रेडिएशन अर्थ पे आई है और कितना रिफ्लेक्शन हुआ है? अगर रिफ्लेक्शन ज्यादा हुआ है एल्बिडो ज्यादा है, रिफ्लेक्शन कम हुआ है एल्बिडो कम है। तो बेसिकली अर्थ का जो एल्बिडो होता है वो 0.31 है, यानी जितनी भी रेडिएशन आती है उसका 30% जो है एक तरीके से, 31% जो एक तरीके से रिफ्लेक्टेड बैक होता है एटमॉस्फेयर के अंदर एल्बिडो। अगर मैं बोलूँ आपके पास एक व्हाइट सरफेस है, उसका एल्बिडो ज्यादा आएगा या ब्लैक सरफेस का एल्बिडो ज्यादा आएगा? व्हाइट सरफेस का। ब्लैक सरफेस तो रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेगा, रिफ्लेक्शन बहुत कम मिलेगा। व्हाइट सरफेस रिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा मिलेगा, तो व्हाइट का एल्बिडो ज्यादा होता है। तो जो ग्लेशियर्स वगैरह हैं उसका एल्बिडो ज्यादा होता है, उसका एल्बिडो ज्यादा होता है जो ग्लेशियर्स वगैरह होते हैं, व्हाइट होते हैं, राइट। तो दीज आर द एल्बिडोस, तो आप बता सकते हैं। ठीक है, एल्बिडो जो एक लैटिन वर्ड है, जो उसका मतलब जो रहता है वो व्हाइट रहता है। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू दिस NAAQS मतलब नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड, नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड NAAQS, नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPCB, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नोटिफिकेशन 2009। विच ऑफ द फॉलोइंग पोल्यूटेंट डज नॉट हैव एनुअल एवरेज स्टैंडर्ड? डायरेक्टली याद रखिएगा, एग्जाम में स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। एनुअल एवरेज क्या बोला है? एनुअल एवरेज स्टैंडर्ड। एनुअल एवरेज स्टैंडर्ड आंसर क्या बोलोगे? CO। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है NAAQS फॉर पोल्यूटेंट्स इंक्लूड एनुअल एवरेज फॉर सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। सल्फर डाइऑक्साइड PM भी होता है इसके अंदर, PM भी रहता है इसके अंदर, CO नहीं रहता है। सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन और PM भी जो इसके अंदर रहता है, PM भी जो इसके अंदर रहता है वो रहता है इसके अंदर, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज कॉमनली यूज्ड टू मेजर द ऑक्साइड्स ऑफ द नाइट्रोजन? विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज कॉमनली यूज्ड टू मेजर द ऑक्साइड्स ऑफ द नाइट्रोजन? अब ये क्वेश्चन देखो, अभी ऑक्साइड्स एक शायद यहाँ पे इसी एग्जाम में ना एक सल्फर ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर भी पूछा गया, आई थिंक, हाँ पूछा गया है। तो यहाँ पर 2 पूछे गए हैं कि ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन को कैसे मेजर करोगे, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर को कैसे मेजर करोगे। वो सारे क्वेश्चंस आपको कहाँ से मिल रहे हैं? ये सारे क्वेश्चन आपको कहाँ से मिलेंगे? देखो इससे मिलेंगे,
ये चीज़ लिखी हुई, और इस चीज़ को रट लेना सारे, क्योंकि 2 क्वेश्चन आए हैं तो एक्सपेक्टेड है एनवायरमेंट ए में पूछा जाएगा यहाँ से क्वेश्चन। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, NAAQS CPCB नॉर्म्स 2009 है, 18 नवंबर। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि भाई देखो ये पोल्यूटेंट है और ये मेथड्स ऑफ मेजरमेंट। बस ये 2 चीज़ याद रख लेना कि पोल्यूटेंट, मेथड्स ऑफ मेजरमेंट। सल्फर डाइऑक्साइड को कैसे मेजर करते हैं, ये मेथड्स है। इम्प्रूव्ड, वेस्ट एंड ग्रीक, ये आया हुआ है जेईई के एग्जाम में। अल्ट्रावायोलेट फ्लोरोसेंस, यहाँ पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को कैसे मेजर करोगे, ये है देखो, ये अभी क्वेश्चन जो आया है ये ऑप्शन है, देखो ये जो नाम है, एक भयंकर सा नाम लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ये देखो यहाँ पे, ये देखो ऑप्शन है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। सेम क्वेश्चन मिलेगा आपको। तो यहाँ से आपको जो है ये सारे पॉइंट्स एक बार पढ़ लोगे ना, पढ़ लोगे 2-3 बार पढ़ लोगे तो माइंड में याद रहेगा कि हाँ इस तरीके का वर्ड आया हुआ है तो ये इसको मेजर करता है। तो ये मैंने पूरा यहाँ पे लिखा हुआ, आपको PDF मिल जाएगा। इन सारे पॉइंट्स के बारे में आप एक तरीके से पढ़ लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजीज नॉट एम्प्लॉयड इन द इंडस्ट्रीज टू रिमूव द पार्टिकुलेट मैटर। पार्टिकुलेट मैटर को रिमूव करने के लिए क्या यूज नहीं करते हैं, बताओ। ये यूज करते हैं, ये भी करते हैं, ये भी करते हैं, ये नहीं करते हैं, ये तीनों तो यूज करते हैं, बता चुका हूँ ऊपर। तो ये यूज नहीं किया जाता है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट। बताया था आपको पोल्यूटेंट्स जो डायरेक्टली सोर्स से जो ओजोन है, देखो इसका आंसर तो मैं पता ही आपको, ओजोन बता भी चुका हूँ इसको। तो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन भी किया हुआ है कि जो किसी आइडेंटिफेबल सोर्सेज से डायरेक्टली जो है एक तरीके से रिलीज हो रहे हैं, उसको हम क्या बोल दे रहे हैं, उसको हम बोल दे रहे हैं यहाँ पर, उसको हम क्या बोल दे रहे हैं, उसको हम बोल देंगे प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट। जो किसी आइडेंटिफेबल सोर्स से डायरेक्टली क्या होते हैं, एक तरीके से रिलीज होते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट बोलेंगे। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंस जो है प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट्स कौन कौन से एग्जांपल है इसके प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट्स के, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, ये सारे। आज इसके अलावा H2S हो गया, H2F हो गया, हाइड्रोकार्बन्स हो गए, लेड हो गया है, ये मिथाइल, इथाइल, मरकैप्टन हो गए हैं, ये सारे सारे प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट्स हैं। प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं, सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट्स बनाते हैं। सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट्स के एग्जांपल सल्फ्यूरिक एसिड, ओजोन, फॉर्मेल्डिहाइड, परऑक्सीएसिटाइल नाइट्रेट, ये एग्जांपल जो रहेंगे वो सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट के रहेंगे, राइट। H2SO4 यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर अब देखो इसके इफेक्ट्स भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखो एक चीज़ और याद रखिएगा, H2SO4 कैसे बनता है, ये एग्जांपल मैंने बताए हैं। अब इसमें मैं आपको बता देता हूँ H2SO4 कैसे बनता है, लिखा हुआ है। H2SO4 इज फॉर्म्ड बाय द सिंपल केमिकल रिएक्शन बिटवीन द SO2 H2। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और H2 आपस में रिएक्ट करता है, H2SO4 बनाएगा। टॉक्सिक होता है जो ज़्यादा, राइट। अदर सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स लाइक ओजोन, फॉर्मेल्डिहाइड, PNA नहीं होता है, ये पेन होता है, दिस इज द पेन, PAN, पर ऑक्सीएसिटाइल नाइट्रेट बोलते हैं। दिस इज नॉट अ PNA, इट्स अ पेन। ये फॉर्म्ड होते बाय फोटोकेमिकल रिएक्शंस कॉज्ड बाय द सनलाइट बिटवीन द पोल्यूटेंट्स। एग्जांपल O3 ओजोन है, इज फॉर्म्ड ड्यू टू द फोटोकेमिकल रिएक्शन बिटवीन द हाइड्रोकार्बन एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड। पढ़ना पड़ेगा आपको, एक बार पढ़ लीजिएगा, सारी चीज़ों को समझ आ जाएगा आपको। अब इसका एक एक करके पोल्यूटेंट्स का इफेक्ट है, भाई इन पोल्यूटेंट्स का हमारी हेल्थ के ऊपर क्या इफेक्ट रहता है, एक बारी गो थ्रू करोगे सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। एक एक पॉइंट SPM है, उसका क्या इफेक्ट रहेगा, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, सोर्स क्या है और उसका हेल्थ इफेक्ट, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। आप सारी चीज़ों को गो थ्रू करोगे, देन यू विल गेट द, यहाँ से हम बोल सकते हैं कि एक तरीके से कि क्वेश्चन बनाया जा सकता है और बनेगा भी। तो यहाँ से आपको मिलेंगे कि इसका इफेक्ट क्या रहेगा, आप यहाँ से बता सकते हैं। पढ़ लेना, इसको पढ़ लोगे तो आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएगी। फिर भी अगर आपको इनमें से कोई डाउट हो किसी पॉइंट पे, तो आप जो है हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या टेलीग्राम पे जो है व्हाट्सएप ग्रुप में, सभी जगह आप हमारे से जुड़े हुए हैं तो आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिजल्ट इन द स्मोक। स्मोक क्या है, फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है, स्मोक प्लस का फोग, स्मोक प्लस का फोग स्मोक बनाता है। तो यहाँ पर कौन सा जो है इसमें से स्मोक के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, जिसकी वजह से स्मोक नहीं बनता, आप ये बोल सकते हैं CO2 जो है, कार्बन डाइऑक्साइड डज नॉट इंक्रीज इन स्मोक कॉन्सेंट्रेशन। कार्बन डाइऑक्साइड डज नॉट इंक्रीज इन स्मोक कॉन्सेंट्रेशन इन द एटमॉस्फेयर बिकॉज इट इज अ ग्रीन हाउस गैस, ये ग्रीन हाउस गैस होती है। एंड फोटोकेमिकल स्मोक ओनली अकर्स इन सनलाइट, और फोटोकेमिकल स्मोक सिर्फ सनलाइट में बनता है, क्योंकि स्मोक जो है एक तरीके से आप बोल सकते हैं सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट्स है, और सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट्स फोटोकेमिकल रिएक्शंस होती है, फोटो की प्रेजेंस में होगी, सनलाइट की प्रेजेंस में होगी, राइट। तो यहाँ पर स्मोक देखेंगे, द सस्पेंडेड पार्टिकल्स लाइक अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स, हाइड्रोकार्बन्स मिक्स विद स्मोक एंड फॉग इन द एटमॉस्फेयर, और वहाँ से ये स्मोक बनता है। फोटोकेमिकल स्मोक इज प्रोड्यूस्ड व्हेन सनलाइट रिएक्ट्स विद ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड एटलीस्ट वन वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन द एटमॉस्फेयर, राइट। ये एक एक पॉइंट्स है, इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा एक बार थोड़ा सा डिटेल में, ये सारी चीज़ें पढ़ लोगे ना। मैं देखो ये सारी PDF है, पूरी एक एक पॉइंट अगर मैं यहाँ पे पढ़ाने लगूँ आपको तो पूरा टाइम लग जाएगा, इतना टाइम नहीं है। तो आप एक एक पॉइंट्स जो है मैंने लिखा सब है, आप सारी चीज़ें पढ़ लीजिएगा, आपके जो एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। PDF बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए, तो आप पढ़ सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज टू मेजर द, देखो आ गया क्वेश्चन,
सल्फर डाइऑक्साइड को मेजर करने के लिए कौन सा मेथड यूज किया जाता है, ये अभी हमने जो डिस्कस किया था, मैंने आपको बताया भी था, इसी एग्जाम में दूसरा क्वेश्चन भी आया हुआ है कि भाई सल्फर डाइऑक्साइड को कैसे मेजर करेंगे। ये देखो, सल्फर डाइऑक्साइड को मेजर करने के लिए लिखा गया इंप्रूव्ड वेस्ट एंड गीक अल्ट्रावायलेट फ्लोरोसेंस। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है, ऑप्शन जो है वो देख लीजिएगा, यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड को कैसे मेजर करेंगे, यहाँ पर देखो इंप्रूव्ड वेस्ट एंड गीक, ऑप्शन ए। क्वेश्चन देखते ही आंसर आएगा, क्वेश्चन देखते ही आंसर आएगा, तभी मैंने बोला एक बार पढ़ लोगे आपको देखा हुआ आंसर लगेगा कि यार ये ऑप्शन जो है वो पढ़ा हुआ है तो इसका आंसर ये आएगा। तो इस चीज से आप देख सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। अभी देखो मैंने आपको जो चीज बताई थी, मैंने आपको ये बताया था कि हाइट के बढ़ने के साथ अगर टेम्परेचर डिक्रीज हो जाए उसको बोलते हैं नेगेटिव लैप्स सॉरी हाइट के बढ़ने से टेम्परेचर डिक्रीज होता है लैप्स रेट। अगर हाइट के बढ़ने से टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए उसको हम बोलेंगे नेगेटिव लैप्स रेट, है ना, इन्वर्जन कंडीशन। तो क्वेश्चन ये है कि अभी हम बोल रहे हैं कि टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, बट ये हाइट के बढ़ने से टेम्परेचर इंक्रीज क्यों हो गया, क्या रीजन है। इसका जो रीजन है आप ये समझिएगा, इसके दो रीजन होते हैं बेसिकली, एक रेडिएशन इन्वर्जन होता है, एक सब्सिडेंस इन्वर्जन होता है। दो बेसिक रीजन इसके पीछे होते हैं। रेडिएशन इन्वर्जन में क्या रहता है कि जब हमारी अर्थ सडनली रैपिडली कूल हो जाए, जब हमारी अर्थ का टेम्परेचर, अर्थ के सरफेस का टेम्परेचर रैपिडली कूल हो जाए, जैसे आप बोल सकते हैं विंटर्स में देखने को मिलता है, विंटर्स में अर्थ की जो सरफेस है उसका जो टेम्परेचर है रैपिडली कूल हो गया है एज कंपेयर टू एयर अबव इट। जो उसके ऊपर की एयर है उसका टेम्परेचर सेम रेट से ठंडा नहीं हुआ, कूल नहीं हुआ है। अर्थ का टेम्परेचर ज़्यादा रेट से कूल हो गया है, कम हो गया है, बट एयर का टेम्परेचर अभी भी रिलेटिवली वार्मर है। इस वजह से आप देखोगे ऊपर की तरफ जाते जाते टेम्परेचर बढ़ गया है। इसको बोलते हैं रेडिएशन इन्वर्जन। ये इन्वर्जन कंडीशन जनरली विंटर्स में देखने को मिलती है। विंटर्स में भी नाइट में, विंटर्स की जो नाइट है उसमें ये कंडीशन प्रोमिनेंट हो जाती है क्योंकि रैपिडली अर्थ कूल हो जाती है, जिसको उसको बोलते हैं रेडिएशन इन्वर्जन, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। रेडिएशन इन्वर्जन टिपिकली अकर्स एट द नाइट ड्यू टू द सरफेस कूलिंग, वाइल सबसिडेंस इन्वर्जन, दूसरा इन्वर्जन होता है सबसिडेंस इन्वर्जन, अकर्स ड्यू टू द सिंकिंग ऑफ द एयर इन द हाई प्रेशर सिस्टम। याद कर लीजिएगा पॉइंट, ये लिखा भी हुआ है मैंने यहाँ पे। Subsidence inversion, these occurs when a layer of the air descends from a higher altitude। बस आप यहाँ पे याद रख लेगा सेम टू सेम लैंग्वेज को कि सबसिडेंस इन्वर्जन जो है अकर होती है कब, जब एयर सिंक हो जाती है हाई प्रेशर एरिया के अंदर। जब एयर हाई प्रेशर एरिया में सिंक हो जाएगी उसकी वजह से भी ऊपर की तरफ जाते जाते टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि हाई प्रेशर रीजन के अंदर एयर सिंक हो गई है, टेम्परेचर विल इंक्रीज। तो यहाँ से दो रीजन आपके सामने, एक रेडिएशन इन्वर्जन होता है, एक सबसिडेंस इन्वर्जन होता है, राइट। तो दो है जिसकी वजह से इन्वर्जन कंडीशन देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल एम्बिएंट एयर NAQS, वही 2009 जो है, इसमें से क्या इंक्लूडेड नहीं है। आप देखो उसमें से आपको चारों ऑप्शन में से CO2 नहीं मिलेगा। जो मैंने टेबल बताई थी जिसमें आपने मेजरमेंट देखा था, तो उन सभी में से CO2 नहीं मिलेगा, तो वो इंक्लूडेड नहीं है। बाकी सारी चीज़ें जो है एक तरीके से इंक्लूडेड है। रेफर क्वेश्चन नंबर 11, आप इसको रेफर कर सकते हैं जो सोल्यूशन दिया हुआ है। तो ये सारे क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं, दिस ऑल क्वेश्चन वी हैव डिस्कस। तो लास्ट में मैं आपको बस ये बताऊंगा, जेई वालों का जो पेपर हो चुका है, हो गया है। एई वाले के लिए मैं ये बोलूँगा कि अभी 25 दिन है, 25 डेज है, और मैं ये मान के चल रहा हूँ क्योंकि लिमिटेड सिलेबस है, ज़्यादा सिलेबस नहीं है। और अगर आप इस 25 डेज में अगर आप अपने आप को बेटर करना चाहते हैं, अगर आप बेटर करना चाहते हैं तो पढ़ना शुरू कर दीजिएगा, सारी चीज़ों को पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। जो ऑप्शंस है, जो क्वेश्चन अभी जेई का आया हुआ है, इसके एक एक क्वेश्चन को पढ़ो, एक एक क्वेश्चन के चारों ऑप्शन को समझो। एक क्वेश्चन का ये वाला ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में एक एक, इस ऑप्शन का कोई दूसरा क्वेश्चन बन गया या ये ऑप्शन कौन से क्वेश्चन का आएगा, समझ रहे। तो चारों ऑप्शन आपको समझ आने चाहिए, वो चारों ऑप्शन को पढ़ो। जब ये सारी चीज़ें पढ़ लोगे, सारी चीज़ें समझ जाओगे, बार बार पढ़ते रहोगे, तो चीज़ें अपने आप ऑटोमेटिकली माइंड में फिट होती रहेंगी। तो अल्टीमेटली आपको पढ़ना है, पढ़ते रहो। जहाँ पर भी आपको डाउट लगे आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जो स्टूडेंट्स अभी नए हैं, जिन्होंने जो हमारे साथ ज्वाइन नहीं है, कनेक्टेड नहीं है हमारे साथ, अगर वो अपना प्रिपरेशंस करना चाहते हैं, हमारा मॉड्यूल ऑलरेडी बना हुआ है, लाइव क्लासेस आई थिंक चली हुई हैं, आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में सारा लेक्चर मिल जाएगा। और अगर लाइव क्लासेस चली हुई हैं तो आपको लाइव भी आप साथ साथ देख सकते हैं। तो गिवन टाइम में जो 25 दिन का ड्यूरेशन है, इसमें आप अपनी प्रिपरेशंस एक तरीके से बेस्ट कर सकते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, 25 दिन मोर देन सफिशिएंट टाइम है, आप एग्जाम क्रैक कर सकते हैं, बस प्रोवाइडेड कि आप एक कंसिस्टेंटली मेहनत करते रहे, कंसिस्टेंटली यहाँ पे स्टडी करते रहे। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। अगर कोई दूसरा कोई और जो है, आप कोई भी डाउट होगे, कोई भी टॉपिक से रिलेटेड अगर आप बोलोगे कि सर ये वाला टॉपिक जो एक तरीके से हमें बता दो,
तो उस टॉपिक से रिलेटेड भी मैं एक वीडियो आप लोगों के लिए बना दूंगा। तो आपके कमेंट पे डिपेंड करेगा कि आप कमेंट क्या कर रहे हैं, कौन सा टॉपिक आपको चाहिए। बस मैं आपको यही बोलूँगा लास्ट में कि पढ़ते रहो लास्ट में। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। ओके, थैंक यू एवरीवन।